करीब 10 साल पहले दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर रहस्यमयी गेट्स अपीयर होने लगे। इन गेट्स के खुलने के साथ ही उनके भीतर बसने वाले मैजिकल बीस्ट्स और इंसानों के बीच एक अंतहीन जंग छिड़ गई। इंसानों ने खुद को विकसित करते हुए हंटर बनने की क्षमता हासिल कर ली, लेकिन यह लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रहा था। संग जिनवू नाम का एक लड़का, जो अपनी माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई के लिए रुपया कमाना चाहता था, सबसे निचली लेवल के हंटर के रूप में काम करने लगा। वह ई रैंक का हंटर था और आमतौर पर हंटर्स की पावर अवेकनिंग के बाद उनमें कोई बदलाव नहीं आता, न ही उनकी रैंक में कोई सुधार होता। लेकिन एक प्राचीन डबल डंजन में की गई रेड के दौरान उसके भीतर एक अनोखी पावर जाग उठी, एक ऐसी पावर जो उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का अवसर देती थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में खिलाड़ी लेवल अप करके शक्तिशाली बनता जाता है। समय के साथ लगातार लड़ाइयों के माध्यम से वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता गया। आखिरकार उसने एलिक्सिर ऑफ लाइफ का रहस्य प्राप्त कर लिया, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। इसके बाद उसने शैडो आर्मी की एक विशाल सेना को अपना गुलाम बना लिया, जिसे वह जब चाहे बुला सकता था, और अंततः शैडो मोनार्क के नाम से पहचाना जाने लगा। मिशन पूरा करने के बाद जिनवू थक चुका था, लेकिन तभी उसे अपनी बहन जीना का फोन आता है, जो उसे याद दिलाती है कि उसे आज स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आना था। जिनवू तुरंत स्कूल पहुंच जाता है और उसे देखकर जीना चौंक जाती है, क्योंकि वह पहले से काफी बदल चुका था। उसने नए कपड़े पहने थे, नया लुक लिया था और अब वह ज्यादा आकर्षक दिखने लगा था। स्कूल की लड़कियां भी उसे देखकर प्रभावित होने लगती हैं, जिस पर जीना उसे चिढ़ाती हुए कहती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या वह उसे अपनी कुछ दोस्तों से मिलवा सकती है। मीटिंग के दौरान जीना की टीचर उसकी बहुत तारीफ करती है, क्योंकि वह एक होशियार स्टूडेंट थी। इसके बाद टीचर जिनवू से पूछती है कि अगर जीना को अवेकनिंग हो जाए तो क्या वह उसे हंटर बनने देगा। जिनवू बिना कोई संकोच किए साफ मना कर देता है, क्योंकि हंटिंग का काम बेहद खतरनाक होता है। टीचर उसकी बात से संतुष्ट होती है और फिर उसे जीना की दोस्त सोंगई के बारे में बताती, जो हंटर बनने की जिद पर अड़ी हुई थी। बाद में हम सोंगई को देखते हैं, जो जिनवू को देखकर हैरान रह जाती है। जब जिनवू बताता है कि वह जिना का भाई है, तो सोंगी पहले से ही समझ जाती है कि वह क्या कहने आया है। जिनवू उसे समझाने की कोशिश करता है कि हंटर बनना आसान नहीं है, लेकिन सोंगी साफ कहती है कि वह यह रास्ता छोड़ने वाली नहीं है। ये सुनकर जिनवू उससे कहता कि तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। हमारी टीम में रहकर तुमने पैसे जरूर कमाए हैं, पर वो ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, इसलिए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम हुआंग डोंगसू को देखते हैं, जो अमेरिका से कोरिया आ चुका था। वह एक एस रैंक का हंटर था और उसकी ताकत के चर्चे हर जगह थे। हुआंग डोंगसू इसीलिए यहाँ आए थे कि वह अपने भाई का बदला ले सके। दरअसल जब जिनवू एक डंजन में एक हंटर हुआंग को मार देता है, तो उस हुआंग का छोटा भाई डोंगसू, जो एक एस रैंक हंटर है, उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। हंटर एसोसिएशन का मैनेजर वू जिनचुल कहता है, क्या तुम उन दो हंटर्स से मिलने आए हो? जिस पर डोंगसू कहता है, तुम ये सब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? तुम सिर्फ यही दिखावा करो कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है, और उम्मीद करता हूं कि तुम लोग मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे, और अगर फिर भी कोशिश की तो नतीजा तुम्हें मालूम है। वहीं हंटर गिल्ड के हेडक्वार्टर में हम चोई और गोगुनी को देखते हैं, जो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। दरअसल चोई ने जेजू आइलैंड पर अपनी तीसरी रेड करवाई थी, और इस दौरान उसने देखा कि वहां मौजूद एंट मॉन्स्टर्स को पंख आने लगे थे। अगर वे उड़ना सीख गए तो यह एक बड़ा खतरा बन सकता था, क्योंकि वे फिर आइलैंड से बाहर सिटी तक भी आ सकते थे। इसके बाद हम एक सी रैंक के गेट को देखते हैं, जहां जिनवू सोंगी को लेकर आता है। उसने पहले ही मिस्टर आन से इस गेट में प्रवेश करने की अनुमति ले ली थी। जिनवू को लग रहा था कि जब सोंगी गेट के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर्स को देखेगी तो वह खुद ही हंटर बनने का ख्याल छोड़ दे, लेकिन सोंगी को ऐसा लग रहा था कि जिनवू उसे ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ लाया है। असल में ये गेट नए हंटर्स की प्रैक्टिस के लिए ही था, जहां पहले से ही एक अनुभवी ए रैंक हंटर किम मौजूद था। किम एक टैंक था और इस पूरी टीम का लीडर था। जब उसने जिनवू और सोंगी जैसे लो रैंक हंटर्स को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये दोनों सिर्फ मिशन पर बोझ बनेंगे। इस टीम में कुल 10 हंटर्स थे, एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक और जिनवू ऑफ सोंगी जो ई रैंक के। जिनवू तो सिर्फ सोंगी को डराकर उसे हंटिंग छोड़ने के लिए लाया था, लेकिन इतनी अच्छी टीम देखकर उसे लगा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। तभी ह्यून जिनवू के पास आकर कहता है कि अंदर रेड में कम से कम हिस्सा ही ले, ताकि नए हंटर्स कुछ सीख सकें। ह्यून जानता था कि जिनवू कितना ताकतवर है। जैसे ही पूरी टीम गेट के अंदर पहुंची, जिनवू को कुछ अजीब महसूस हुआ। तभी गेट अचानक ट्रांसफॉर्म होकर रेड गेट बन गया। यह देखते ही जिनवू ने तुरंत सोंगी को पकड़ा और गेट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक गेट सील हो चुका था। जिनवू तेजी से चिल्लाया और आन से कहा कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को तुरंत बुलाया जाए। आन ने यह संदेश कॉल करके बीक को भेज दिया, जो तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ा। अब जिनवू और उसकी टीम खुद को एक बर्फीली जगह पर पाती है। सोंगी घबराकर पूछती है कि रेड गेट और नॉर्मल गेट में क्या फर्क होता है। जिनवू बताता है कि रेड गेट बेहद खतरनाक होते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद ना कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर। वे लोग तब तक इस गेट से बाहर नहीं निकल सकते जब तक बॉस मॉन्स्टर को खत्म न कर दें। इसके अलावा यहाँ के मॉन्स्टर्स भी आम से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। अचानक 2 तीर तेजी से उड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं। एक तीर सीधा एक हंटर को लग जाता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। दूसरा तीर सीधा सोंगी की तरफ आ रहा था, लेकिन जिनवू बिजली की तेजी से
उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और सोंगी की जान बचा लेता है। यह देखकर पार्क हीजन हैरान रह जाती है क्योंकि उसे जिन्वू की स्पीड असामान्य रूप से तेज लगती है। फिर वे देखते हैं कि यह तीर दो आइस एल्फ्स ने चलाए थे जो पेड़ों पर छिपे हुए थे। इन एल्फ्स ने टीम के सबसे कमजोर सदस्यों को निशाना बनाया था, जिससे साबित होता था कि ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि चालाक शिकारी थे। जिन्वू को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ से तीर को तोड़ देता है। एल्फ्स ये देखकर हंसते हैं और फिर जंगल में गायब हो जाते हैं। सोंगी कांपते हुए पूछती है कि ये लोग कौन थे। जिन्वू बताता है कि इन्हें आइस एल्फ्स या आइस प्लेयर्स कहा जाता है और ये बहुत क्रूर होते हैं। तभी किम आगे बढ़कर कहता है कि अब उन्हें किसी भी बाहरी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनके सामने अब सिर्फ बी रैंक या उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स होंगे, इसीलिए अगर उन्हें जिंदा रहना है तो सभी को उसके आदेश मानने होंगे क्योंकि वह टीम का सबसे हाई रैंक हंटर है। इसके बाद किम अपनी टीम को दो ग्रुप्स में बांटने का फैसला करता है। उसका ग्रुप गेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा और बॉस मॉन्स्टर से लड़ेगा। वह सभी स्ट्रॉन्ग हंटर्स को अपनी टीम में रख लेता है और कमजोर हंटर्स को अपने साथ लेने से मना कर देता है। उसका मानना था कि कमजोर लोगों के साथ रहने से उनका सिर्फ समय बर्बाद होगा। किम कहता है कि बाहर का 1 घंटा इस रेड गेट के अंदर 1 दिन के बराबर है, यानी हो सकता है कि हम यहाँ कई दिनों तक फंसे रहें। तभी बी रैंक की हंटर पार्क हीजन कहती है कि वह दूसरी टीम को ज्वाइन करना चाहती है। किम इस पर हैरान होता है लेकिन उसे टीम में जाने देता है। हालांकि उसके मन में यह विचार आता है कि शायद वो इन लोगों पर रहम दिखा रही है, इसलिए वो कमजोर लोगों के साथ रहना चाहती है। हीजन जिन्वू के पास जाकर कहती है कि उन तीरों को किसी ने आते हुए भी नहीं देखा था सिवाय तुम्हारे। वह संदेह जताती है और कहती है कि तुम वास्तव में ई रैंक का नहीं हो सकते। जिन्वू उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता, जिससे हीजन का शक और गहरा हो जाता है। वह सोचने लगती है कि हो सकता है कि जिन्वू ए रैंक या उससे भी ऊपर का हंटर हो। अब किम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है और जिन्वू अपनी टीम को दूसरी दिशा में ले जाता है। किम की टीम जंगल में बड़े पंजों के निशान देखती है, जिससे पता चलता है कि वहां बड़े भालू मौजूद थे। किम मन ही मन सोचता है कि जिन्वू की टीम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर उसे याद आता है कि जिन्वू तो सिर्फ ई रैंक का हंटर है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी टीम का लीडर हो। तभी जंगल से 3 विशालकाय बर्फीले भालू निकलते हैं और किम की टीम पर हमला कर देते हैं। किम बिना किसी परेशानी के एक भालू को मार देता है और बाकी से लड़ने लगता है। दूसरी ओर जिन्वू की टीम भी भालू के पंजों के निशान देखती है। हीजन घबराकर कहती है कि यह पूरा इलाका भालुओं का है, इसलिए उन्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जिन्वू कहता है कि यही जगह उनके लिए सबसे सुरक्षित है। वह समझाता है कि अगर यह भालुओं का इलाका है तो इसका मतलब है कि यहाँ आइस एल्फ्स नहीं होंगे और इन एल्फ्स से लड़ने से बेहतर है कि वे बिना दिमाग वाले भालुओं का सामना करें। हालांकि जिन्वू के लिए सबसे बड़ी समस्या ठंड। वह अपनी इन्वेंट्री में हाथ डालता है और उसमें से 4 गर्म कोट निकालकर अपनी टीम को देता है ताकि वे ठंड से बच सकें। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर उसने यह जादू कैसे किया। सोंगी भी उससे पूछती है आखिर तुम हो कौन। जिन्वू उसकी ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है तुम मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसे हो, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में तुम सब अपना मुंह बंद रखोगे और मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। तभी एक आइस बियर इनकी ओर तेजी से बढ़ता है। उसकी विशालकाय बर्फीली सांसें हवा में भाप छोड़ रही थीं। जिन्वू अपनी जगह पर खड़ा था। जिन्वू बिना हिचक वल्फ असैसिन टाइटल को चुनकर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बेक डंजन के गेट के बाहर पहुंच चुका था। उसकी नजरें बेचैनी से रेड गेट को पूरी तरह सील हुआ देखकर घूर रही थी। मुझे नहीं लगता कि हंटर्स के बचने का ज्यादा चांस है, लेकिन वहां एक हाई रैंक हंटर है। अंत में सब कुछ किम पर निर्भर करेगा, आन ने उसे बताया। असल में एक और हंटर वहां गया था जो एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर अवेकिंग हो चुका है और उसका नाम जिन्वू है। जहां बेक उससे पूछता है कि वो उसे चेक किया था या नहीं, जिस पर आन कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि उसकी री अवेकनिंग हुई है, लेकिन ये बात सीधे तौर पर अब भी कंफर्म नहीं है। बेक ये सुनते ही चौकन्ना हो गया। उसकी नजरों में अब संदेह और हल्का डर दोनों थे। लेकिन तभी डोंगसू भी वहां आ गया। डोंगसू की आंखों में एक अलग ही आग थी। वाह, देखो तो क्या नजारा है। यहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड के सभी चमचे भी हैं। शायद आसपास कहीं ए रैंक गेट तो नहीं खुला ना। जिसके बाद बेक उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। डोंगसू जवाब देता है वो सब छोड़ो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ई रैंक हंटर व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट में क्या कर रहा है। बाइक चौंक जाता है। उसका टारगेट एक ई रैंक हंटर जिन्वू ही था। डोंगसू भी गुस्से में आ जाता है। मैं अमेरिका से इतनी दूर सिर्फ इसके लिए आया था। एक तुच्चा सा ई रैंक हंटर इस गेट के अंदर आखिर क्या कर रहा है। मैं यहाँ इतनी दूर उससे मिलने आया हूँ और वो इस गेट में फंसा हुआ है। ये तो बिना मेरे हाथ लगाए ही मर जाएगा। दरअसल इस गेट को डोंगसू भी नहीं तोड़ सकता था। जिनचुल मन ही मन सोचता है जिन्वू तुम बहुत ही लक्की हो, तुम गेट के अंदर हो, इसीलिए डोंगसू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर सवाल ये था क्या तुम वहां से जिंदा लौट पाओगे। उधर अंदर डंजन के भीतर हर कोई अवाक खड़ा था। जिन्वू ने न सिर्फ एक बल्कि दर्जनों भालुओं को अकेले ही हरा दिया था। रात में सभी लोग बियर मीट की पार्टी मना रहे हैं, लेकिन 2 लड़कियां आश्चर्यचकित थीं। इतने सारे भालुओं को मारने के बाद भी वह ट्रेनिंग करने चला गया। इधर जिन्वू असल में
गहरी ठंड से भरी उस जगह पर जिन्वू भालुओं की गुफा के सामने खड़ा था। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अंदर से गुर्राहटें आ रही थी। अगले ही पल भालुओं का झुंड तेजी से बाहर निकला। उनके विशाल पंजे बर्फ पर गहरे निशान छोड़ रहे थे। जिन्वू ने बिना समय गवाए अपनी शैडो आर्मी को समन कर लिया। गहरे धुएं जैसी छायाएं उभरी और देखते ही देखते उसकी आर्मी ने झुंड पर हमला कर दिया। मौत की परछाइयां यानी शैडो आर्मी उन बर्फीले भालुओं पर टूट पड़ी। एक एक करके शैडो सोल्जर्स ने ज्यादातर भालुओं का सफाया कर दिया, लेकिन तभी झुंड का लीडर बाहर आया। यह भालू बाकी सबसे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। उसके विशाल नुकीले दांतों पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में एक अलग ही क्रूरता झलक रही थी। शैडो आर्मी उस पर वार करने लगी, लेकिन उनका हमला उस पर असर नहीं कर रहा था। यह आम भालू नहीं था, और जब भालू कुछ सोल्जर्स को मार भी देते, वे फिर से खड़े हो जाते। जितना सोचा था ये उससे भी खतरनाक हैं। लेकिन जिन्वू की माना खत्म हो रही थी। तभी भालुओं का लीडर आ जाता है, दूसरों से कई गुना ताकतवर। वह आसानी से शैडो सोल्जर्स को हराने लगता है। एक भीषण गरज के साथ वह पूरे शैडो आर्मी को नष्ट कर देता है। जिन्वू का माना शून्य हो जाता है। अब वह और सोल्जर्स समन नहीं कर सकता। अब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था। जिन्वू की नजरों में हल्की सी गंभीरता आई। उसने तुरंत अपनी सबसे ताकतवर शैडो आर्मी का सेनापति इग्रेस को आगे भेजा। इग्रेस, यह लड़ाई तुम्हारी है। भालू का लीडर इग्रेस पर हमला कर देता है, लेकिन इग्रेस के सामने वह टिक नहीं पाता। इग्रेस ने तलवार उठाई। एक ही झटके में उसने भालू पर वार किया और देखते ही कुछ ही देर में वह भालू को घुटनों पर ला देता है और उसकी गर्दन काट कर लड़ाई खत्म कर देता है। जिन्वू ने गहरी सांस ली। इग्रेस सच में बहुत ताकतवर है। अगर उस दिन इसने तलवार गिराई ना होती तो मैं जरूर मारा जाता। जिन्वू को एहसास होता है कि अब जाकर वह इग्रेस के स्तर पर पहुंचा है, या शायद अब भी उससे कमजोर है। लेकिन तभी दूसरे ग्रुप की ओर देखते हैं। वहां सिर्फ खून और बर्फ का मंजर था। सभी मर चुके थे, सिर्फ किम ही जिंदा था। किम बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे व्हाइट टाइगर गिल्ड के एलीट्स में शामिल होना है। लेकिन अब हालात देखकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। आइस एल्व्स उसकी बची खुची टीम को भी खत्म कर देते हैं। अब मैं क्या करूं? वह भय से कांपता हुआ भागने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। डर के मारे किम वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी एल्व्स का लीडर उसे देख लेता है। उधर जिन्वू ने अराइज कहा और तुरंत ही मरे हुए सभी भालुओं की छायाएं उसकी सेना का हिस्सा बन गईं। अब उसकी शैडो आर्मी पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो चुकी थी। गेट के बाहर 3 घंटे बीत चुके थे, जिसका मतलब था कि अंदर 3 दिन निकल चुके थे। रोंगसू को लगा कि जिन्वू अब तक मारा जा चुका होगा, इसीलिए वह वहां से जाने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उठा। जिन्वू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का सदस्य नहीं है, तो वो इस गेट के अंदर कैसे गया? आन ने झट से जवाब दिया, वो बस लेवल सी डंजन को देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे साथ ले लिया। रोंगसू गुस्सा होकर कहता है, ओह तो ये बात है। तुमने क्या सोचा था कि मैं कुछ नहीं समझूंगा? मैं जानता हूं कि नई चीजों में तुम्हारी दिलचस्पी है, लेकिन आखिर तुम्हारा असली इरादा क्या है? तभी बाइक ने अचानक डोंगसू का हाथ पकड़ लिया और कहा, डोंगसू उसे छोड़ दो। डोंगसू ने भी गुस्से में कहा, क्या एक छोटे से गिल्ड का मास्टर मुझे आदेश दे रहा है? बाइक को यह सुनकर गुस्सा आ गया, जिससे दोनों की ऊर्जा टकराने लगी। आनिया देखकर डर से कांप उठा और एक कदम पीछे हट गया। अगर हमने इन्हें अभी नहीं रोका तो। और फिर दोनों ने एक दूसरे को जोरदार मुक्का जड़ा, जिससे जमीन में दरारें पड़ने लगी। लेकिन ऐन वक्त पर जिंचुल बीच में आ गया और उन दोनों के पंच को रोक लेता है। इसके बाद बू बोला, अगर आप दोनों ने अपनी पंच नहीं रोकी होती तो शायद मैं अपने दोनों हाथ गंवा चुका होता। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस पर शक कर रहे हो, लेकिन 2 महीने पहले मैंने खुद संग की मैजिक पावर चेक की थी। वो अब भी ई रैंक हंटर ही है और आपके भाई को मैजिक बीस्ट नहीं मारा था। रोंगसू की आंखों में गुस्से की चमक आई। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन है कि मेरे भाई को यू जिन्हो ने ही मारा है। उसके शब्दों पर वू ने कहा, अगर ऐसा है तो आप जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो? रोंगसू एक पल के लिए चुप रहा और फिर हल्का सा हंसा। तुम अब भी नहीं समझे? ये बस किसी को मारने का बहाना है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया और बिना कुछ बोले वह वहां से चला गया। दूसरी तरफ रंजन के अंदर किम धीरे धीरे चलता हुआ मरे हुए भालुओं के ढेर के पास पहुंचा, तो इसलिए मुझे एक भी भालू नहीं दिखा। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या एक ई रैंक हंटर वाकई ये सब कर सकता है? नहीं नहीं, ये उसके बस की बात नहीं। क्या ये व्हाइट डेमन का काम? डर के मारे वह भागने लगा। कुछ देर बाद भागते भागते किम जिन्वू की टीम के पास पहुंचा, लेकिन ये क्या? वे सब हंस रहे थे, मजे कर रहे थे, आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। किम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, तुम सब अभी तक जिंदा कैसे हो? असॉल्ट टीम पूरी तरह खत्म हो गई और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर है, क्योंकि हमारे पास खाना और गियर नहीं था और तुम लोगों ने सब कुछ अपने पास रख लिया। उसे अब यह शक होने लगा कि शायद पार्क हिजन को पहले से सब पता था, इसलिए उसने उनकी टीम को ज्वाइन किया। गुस्से में कांपते हुए किम चिल्लाया, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने सच कबूल नहीं किया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही वह उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, रुक जाओ। जिन्वू ने आकर उसे एक हल्की सी धक्का मारी और किम हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जिन्वू ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने अपनी टीम को मौत के मुंह में धकेल दिया और हमें भी मुसीबत में डाल दिया। इसके अलावा जिन्वू को एहसास हो जाता है कि उसके साथ और कोई आ चुका है। अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। तभी गड़गड़ाहट, चारों तरफ बर्फीली हवा चलने लगी और जिन्वू के सामने कई आइस एल्व्स अपीयर हुए और उनके बीच उनका खौफनाक लीडर भी खड़ा था। एल्व्स का लीडर एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, वैसे ये हैरानी की बात है, तुम जैसे कीड़े अभी तक जिंदा कैसे हैं? तभी जिन्वू गुस्से में कहता है, तुम मुझे कीड़ा कह रहे हो?
जबकि तुम खुद एक कीड़ा ही हो। लेकिन इस बार जिन्वू ने उसकी भाषा को समझ लिया था। पूरी टीम हैरान रह गई। जिन्वू को महसूस होता है कि शायद यह सिस्टम की वजह से हुआ। एल्फ्स का बॉस आगे कहता है, मेरे ग्रुप का एक मेंबर का कहना है कि तुम लोगों में कोई ताकतवर है और इसे उससे फाइट करके अपनी ताकत आजमानी है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, जिन्वू बिजली की तेजी से उसके साथी का गर्दन काट देता है। तुम कुछ कह रहे थे? इसके बाद वह तुरंत उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन एल्फ का बॉस आसानी से उसका वार रोक देता है। इस झटके से ही जिन्वू समझ जाता है कि वह उससे ज्यादा ताकतवर है। यह तो और भी दिलचस्प हो गया। एल्फ्स का बॉस कहता है, जब तुम इंसान नहीं हो तो इंसानों के साथ ये नाटक क्यों कर रहे हो? जिन्वू को उसकी बात समझ नहीं आती। वाह, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या हो। एल्फ हंसता है, हमें हर समय आवाजें सुनाई देती जो हमें इंसानों को मारने के लिए कहती, लेकिन तुमसे लड़ते हुए वो आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। ये सब सुनकर जिन्वू सोचने लगता है, क्या यह भी सिस्टम की कोई कमांड है? जिन्वू सोचता है, क्या इसलिए वह मेरे खिलाफ आवाजें नहीं सुन पा रहा क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ? एल्फ्स का बॉस कहता है, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे खड़े इंसानों को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जिन्वू की आंखों में ठंडा सा गुस्सा आ जाता है। तुम कौन हो और इंसानों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? हम हैं। लेकिन जैसे ही वह अपना परिचय देने लगता है, उसका शरीर अचानक ग्लिच करने लगता है। वह रुक रुक कर वही बात दोहराने लगता है, इंसानों को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्वू को यह समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वह इस पर ज्यादा सोचने की बजाय सीधे उसका प्रपोजल ठुकरा देता है। तो तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? एल्फ्स का बॉस गुर्राता है, तुम्हें पता है कि हमारी संख्या तुमसे कहीं ज्यादा है। यह सुनकर जिन्वू बस मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा क्या? वह बिना कोई जवाब दिए अपनी आर्मी को समन कर देता है। अब उसमें बियर्स भी शामिल हो चुके थे। इस दृश्य को देखकर बाकी हंटर्स भी घबरा जाते हैं। इसके बाद दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं। जब सब लड़ रहे होते हैं, जिन्वू के ग्रुप वहां से भागने लगते हैं क्योंकि अगर वे वहीं रहे तो उनकी मौत निश्चित थी। लेकिन भागते हुए कुछ आइस एल्फ्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर तीर छोड़ देते हैं। लेकिन इससे पहले कि तीर वहां तक पहुंचते, जिन्वू वहां आ जाता है और एक झटके में तीनों आइस एल्फ्स को काट डालता है। सच में उसके सोल्जर्स बहुत ही ताकतवर हैं। जिन्वू सोचता है, लेकिन मेरी एमपी तेजी से खत्म हो रही है और उनका बॉस मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। एल्फ्स का बॉस उसकी सेना को हराता हुआ आगे बढ़ता है और सीधे जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू तुरंत समझ जाता है कि मैं इसे इग्रेस के साथ भी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे और ताकत चाहिए। तभी एल्फ्स का बॉस कहता है, मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा क्या बच्चे? संग जिन्वू। इसके बाद दोनों के बीच फिर से भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध के दौरान बारूका जिन्वू के हथियार को नीचे दबा देता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, जिन्वू अपने हथियार को फिर से समन कर लेता है। जो हमला इग्रेस पर काम कर गया था वह बारूका पर बेअसर रहता है। बारूका एक जोरदार लात मारता है जिससे जिन्वू उड़कर दूर जा गिरता है। इस बीच जिन्वू के मैजेस बारूका पर फायरबॉल से हमला करते हैं जिससे एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज से किम बेहोशी हालत से जग जाता है। जब वह जिन्वू को देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करने दौड़ता है। एक ओर से किम आ रहा था और दूसरी ओर से बारूका। लेकिन तभी बर्फ के अंदर से एक नया सोल्जर प्रकट होता है। कुछ क्षण पहले जब किम जिन्वू पर हमला करने आ रहा था, जिन्वू ने इग्रेस को समन किया था जिसने स्नो को उड़ा दिया और चारों ओर का दृश्य छुपा दिया। अगले ही पल इग्रेस ने अपनी तलवार किम की छाती में घुसा। किम की मृत्यु के बाद जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है। वह सोल्जर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। बारूका भी उसके हमले से पीछे हट जाता है। जिन्वू उसका नाम आयरन रखता है। जब आयरन अपनी नई स्किल का उपयोग करता है, बारूका सबसे पहले उसी पर हमला करने जाता है। लेकिन बारूका के लिए आयरन की मूवमेंट्स बहुत धीमी थीं, इसीलिए वह आसानी से उसके हमलों को चकमा देता जाता है। दूसरी ओर पार्क और अन्य लोग पेड़ों के पीछे छिपकर इस लड़ाई को देख रहे थे। मिस पार्क, क्या हंटर्स की लड़ाई हमेशा ऐसी होती है? तुम्हें क्या लगती है? अगर ऐसा है तो मैं कभी हंटर नहीं बन पाता। लेकिन उनके साथी कहते हैं कि उन्होंने भी पहले कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी। बारूका कहता है, यार इसमें मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, एक काम कर, तुम और वह नाइट मिलकर मुझ पर हमला करो। इसके बाद जिन्वू और इग्रेस दोनों मिलकर उससे भिड़ने लगते हैं, लेकिन दोनों के एक साथ हमला करने के बावजूद बारूका उन्हें टक्कर देता रहता है। इस दौरान आयरन फिर से अपनी स्किल का उपयोग करता है। बारूका का ध्यान बंट जाता है और जिन्वू व इग्रेस इसका फायदा उठाकर एक साथ हमला कर देते हैं। बारूका इग्रेस के हमले से बच जाता है, लेकिन जिन्वू के वार से नहीं बच पाता। इतना कुछ करने के बावजूद भी इसने अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचा लिया। जिन्वू सोचता है, बारूका गुस्से से कहता है, कहीं ऐसा तो कि तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन तभी वह देखता है कि जिन्वू के सोल्जर्स ने उसके सभी आइस एल्फ्स को खत्म कर दिया। तभी जिन्वू कहता है, माना कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम्हारा सेना भी तुम्हारे जितना ही ताकतवर है? बारूका गुर्राता है, चल देखते हैं कि तुम्हारे ये तुच्छ सेना तुम्हारे बिना क्या उखाड़ पाएंगे। जिन्वू अपने हथियार को बारूका की ओर फेंकता है। बारूका इसे आसानी से डोज कर देता है और कहता है, अरे बेवकूफ, अपना हथियार ही फेंक दिया है। लेकिन तभी जिन्वू रूलर हैंड स्किल का इस्तेमाल करता है। उसका डैगर हवा में घूमता हुआ बारूका की ओर तेजी से लौटता है। बारूका इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसका हथियार ही टूट जाता है। आयरन! जिन्वू चिल्लाता है। आयरन तुरंत बारूका को जकड़ लेता है। इसके बाद
जिन्वू के मैजेस एक साथ फायरबॉल से हमला करते हैं जिससे जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन बारूका फिर भी जीवित था। वह चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा इतनी हिम्मत जो मुझे हाथ लगाया, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन जिन्वू गायब होकर अपने हथियार उसके पेट में घुसा देता है और कहता है अब खेल खत्म हुआ। इसके बावजूद भी बारूका नहीं मरता है। वो और गुस्सा हो जाता है, मैं मर नहीं सकता जब तक मैं ना कहूं ये खेल खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन तभी आयरन फिर से उठता है और इतनी जोर से हमला करता है कि बारूका चपटा हो जाता है। इससे जिन्वू 2 बार लेवल अप करता है। लेकिन तभी जिन्वू देखता है कि आयरन बारूका को मारने के बाद भी अपनी बड़ी भरकम हैमर से हमला करता जा रहा था। ओए रुक जा, खुद पर काबू रखो। जिन्वू सोचने लगता कि इसे एक्सट्रैक्ट करके मैंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। आयरन ने उम्मीद भरी नजरों से इग्रेस की ओर देखा, लेकिन वह बस मुड़कर वहां से चला गया। आयरन थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन बाकी मेजर्स उसके साथ जश्न मनाने लगे। अब क्योंकि उस डंजन का बॉस हार चुका था, बाहर का गेट भी खुल चुका था। यह देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन उससे पहले जिन्वू ने बारूका की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। वहीं डंजन के बाहर 7 घंटे बीत चुके थे, जिसका मतलब था कि अंदर लगभग 1 हफ्ता निकल चुका था। आन बाइक से कहते हैं कि मैं यहाँ रुकूंगा, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरे मेंबर्स अभी भी अंदर हैं, मैं वापस नहीं जा सकता। बाइक ने दृढ़ता से कहा। तभी अचानक गेट का रंग फिर से नीला हो गया और कुछ लोग बाहर आते दिखे। बाइक को लगा कि यह किम होगा, लेकिन दरवाजे से पार्क हिजिन और गो बाहर निकले। इसके बाद सांगी भी बाहर आ गए। जिन्वू को देखकर आन बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर संग, मुझे पता था कि आप कुछ कमाल करने वाले हैं, उसने उत्साह से कहा। बाइक यह देखकर हैरान रह गया कि डंजन का गेट अचानक गायब हो चुका था। बाकी हंटर्स का क्या हुआ? किम कहाँ है? बाइक ने घबराकर पूछा। सिर्फ लो रैंक हंटर्स ही जिंदा बच पाए हैं। आखिर गेट के अंदर हुआ क्या था? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जिन्वू ने सांगी से कहा और जाने लगा। लेकिन तभी बाइक ने उसे रोक दिया। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो गिल्ड से बात करो, जिन्वू ने ठंडे स्वर में कहा। इस पर बाइक को गुस्सा आ गया। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर है या फिर एक धमकी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स की जान बचाई। क्या तुम्हें पहले मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? यह सुनकर बाइक शांत हो गया। तुम सही कह रहे हो, मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता हूँ, उसने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद जिन्वू सांगी को घर छोड़ने चला गया। उनके जाने के बाद बाइक ने आन से पूछा, आखिर उस लड़के का क्या मामला है? वह इतना गुस्से में क्यों था? पार्क ने हल्की उलझन के साथ जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। बॉस को हराने के बाद अचानक उसका मूड पूरी तरह से बदल गया। यह सुनकर बाइक गंभीरता से बोला, जो भी हो, हमें किसी भी हालत में उसे अपने गिल्ड में शामिल करना होगा। दूसरी ओर जिन्वू ने सांगी को उसके घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचकर सांगी ने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया और पहली बार उसे मिस्टर संग के बजाय सीधे जिन्वू कहकर बुलाया और कहती है, हम फिर दोबारा मिलेंगे। यह सुनकर जिन्वू हैरान रह गया। वहीं डंजन में बिताए गए समय में उसे सिर्फ एक काम का डेगर ही मिला था। उसने बारूका की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की 3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। शायद इसलिए क्योंकि वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। थके हुए वह घर लौटा और सोचने लगा, आज तीसरी बार था जब मैंने एक इंसान की जान ली। अगली सुबह एक नई रेड के लिए जिन्वू वहां पहुंच गया। तुम इसी कॉस्ट्यूम में यहाँ आ गए? जिन्वू ने आश्चर्य से पूछा। जी बॉस, तो हम चलें। ठीक है, लेकिन रास्ते में हमें किसी को पिक करना है। वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और रास्ते में सांगी को लेने जाते हैं। जैसे ही सांगी गाड़ी में बैठती है, वह जिन्वू को उसके नाम से पुकारती है, जिसे सुनकर जिन्हो चौंक जाता है। क्या तुम रात को ठीक से सो पाई? जिन्वू ने पूछा। नींद नहीं आई क्योंकि काफी देर हो गई थी, सांगी ने हंसकर जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर यो को कुछ अजीब लगने लगा। लगता है इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है, कहीं इन्होंने रात साथ तो नहीं? जिन्हो के दिमाग में यह ख्याल आते ही उसने सीधा पूछ लिया, बॉस सांगी तो अभी बच्ची है ना? तो क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? जिन्वू ने उल्टा सवाल किया। जिन्हो यह सुनकर हैरान रह गया और बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी चलाने। कुछ समय बाद हम जिन्हो को देखते हैं, जो सामने के नजारे को देखकर हैरान रह जाता है। बॉस, ये सब आखिर है क्या? अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था ना, ये मेरी स्किल्स में से एक है, जिन्वू मुस्कुराते हुए जवाब देता है। सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वह अपनी आर्मी को क्रिस्टल्स की माइनिंग के लिए भेजता है, लेकिन यह देखकर जिन्हो उदास हो जाता है। बॉस, कम से कम मुझे तो माइनिंग करने दो। जिन्वू को यह सुनकर हल्की हंसी आ जाती है। तभी उसका एक सोल्जर जिन्हो को कुछ खुदाई किए हुए क्रिस्टल्स देकर उसकी इच्छा पूरी कर देता है। दूसरी ओर एक दूरस्थ जगह पर एक व्यक्ति टूटी फूटी शिप के मलबे पर खड़ा था। सामने खड़ा दूसरा व्यक्ति उसे देखकर हैरान था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तू इतना डर क्यों रहा है? शांत हो जा, उसने घबराए हुए शख्स से कहा। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती थी। अंत में वह अंग्रेजी में समझाने की कोशिश करता है, मैं ह्यूमन हूं, मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूं। इस बीच 19 रेड्स सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जिन्वू और जिन्हो इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब बस गिल्ड मास्टर का लाइसेंस पाने के लिए जिन्हो को रिटर्न एग्जाम देना था। अगर वह इसमें सफल हो गया तो अपने पिता से गिल्ड के बारे में खुलकर बात कर सकता था। वैसे मेरे कुछ प्लान्स हैं, तो थोड़े समय के लिए तुम मुझसे संपर्क नहीं कर पाओगे, जिन्वू ने कहा। यह सुनकर जिन्हो को लगा कि जिन्वू उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। मेरा भी एक भाई है, लेकिन उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। बचपन में भी हम ज्यादा समय साथ नहीं बिता पाए, लेकिन आपने न जाने कितनी बार मेरी जान बचाई और मेरी मदद की। काश आप मेरे बड़े भाई होते, जिन्वू हल्की मुस्कान के साथ बोला। अगर ऐसा है तो आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानूंगा। यह सुनकर जिन्हो भावुक हो जाता है। दूसरी ओर वह शख्स जो मलबे के पास खड़ा था अब जेल में बंद था।
उसने बताया कि वह किसी और देश का हंटर है जो 10 साल पहले एक डंजन गेट में कैद हो गया था। हाल ही में उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला, लेकिन वह सीधा अमेरिका में आ पहुंचा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। शायद ये कोई नाइट बीस्ट है। वहां खड़ी दो व्यक्ति ने आपस में कहा। उसकी पहचान की पुष्टि के लिए उन्होंने एक एस रैंक हंटर को बुलाया था। जल्द ही हम देखते हैं कि वह हंटर कोई और नहीं बल्कि डोंग सू है, जो उससे पूछताछ करने वाला था। उन्हें बस इतना पता था कि उसका नाम संग इवान है। इस बीच जिन्वू अपनी बहन को बता रहा था कि वह एक हफ्ते के लिए यात्रा पर जाने वाला है। तुम तो काफी बिजी रहने लगे हो, किसके साथ जा रहे हो? उसकी बहन ने उत्सुकता से पूछा। सवालों से परेशान होकर जिन्वू झुंझलाया। अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं, और बिना कुछ और बताए वहां से निकल गया। अब जिन्वू डीएम कैसल के एंट्रेंस के सामने खड़ा था। जब मैंने यहाँ सरबरस को हराया था तब मेरा लेवल सिर्फ 20 था, लेकिन अब यह 3 गुना बढ़ चुका है, तो शायद इस बार लड़ाई आसान होगी, उसने मन ही मन सोचा। इसके बाद जिन्वू ने अपनी की का इस्तेमाल कर दरवाजा खोल दिया। जब उसने अपने क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव्स को देखा तो पता चला कि उसे डेमन सोल्स कलेक्ट करनी होंगी। ये क्या है, 10,000 सोल्स? इस जगह पर इतने सारे डेमन हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसका लक्ष्य एक ही था, अपनी माँ के लिए एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना। चाहे 10,000 हों या इससे भी ज्यादा, मैं इस क्वेस्ट को पूरा करके ही रहूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। और दूसरी ओर जिन्हों अपने पिता से गिल्ड की कमांड को लेकर बातचीत कर रहा था। मुझे पता है कि बड़े भाई भी गिल्ड मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वे किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाकर गिल्ड चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत जोखिम भरा होगा। संग जिन्वू क्या वही व्यक्ति नहीं है जो 3 बड़े घटनाओं में शामिल था? डबल डंजन रेड, वो घटना जिसमें हांग की टीम का खात्मा हुआ था, और वो मामला जब हंटर एसोसिएशन का एक सदस्य ही अपराधियों को मार रहा था। पर इन खतरनाक रेड्स के बावजूद वह हर बार जिंदा वापस आया। वही हंटर जिसने तुम्हारी 19 रेड्स पूरी करने में मदद की, और यहाँ तक कि रेड गेट में कुछ सर्वाइवर्स को भी बचाया था। तुम्हें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस भी जिन्वू की वजह से ही मिला, फिर भी तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो? जिन्हों आत्मविश्वास से बोला। मैं यूजीन गिल्ड का मास्टर बनना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, मान लिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड जिन्वू को रिक्रूट करना चाहती है, तो तुम्हें उसे हमारे गिल्ड में लाना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। डीएम कैसल के अंदर जिन्वू को जल्द ही एहसास हुआ कि वह इन डेमोन्स की सोल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इतने सारे डेमनों को हराने के बाद उसे एंट्री परमिट मिलता है, जो उसे अगले फ्लोर तक जाने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हुए उसे सामने एक तेज रोशनी दिखती है, जो 2nd फ्लोर की ओर जाने का रास्ता थी। यह डंजन कितना बड़ा है, ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा शहर ही इस कैसल के अंदर बसा हुआ है। लेकिन लगातार चलते चलते जिन्वू थकने लगा था। उसने एक भालू बीस्ट को सवारी के लिए बुलाने का फैसला किया। उसने उन बियर्स के लीडर को समन किया, जो पूरी ताकत से आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही डेमन रास्ते में आए, भालू ने उन्हें पत्तों की तरह उड़ा दिया। उसकी ताकत देखकर जिन्वू भी प्रभावित हुआ, और उसने उसका नाम टैंक रख दिया। दूसरी ओर हमें चा दिखाई देती है, जिसे कुछ लड़कियां देखकर प्रभावित हो रही थीं। हमने तय किया है कि जेजू आइलैंड की फाइंडिंग्स को अभी के लिए सीक्रेट रखा जाएगा, लेकिन जनता को यह सब बताना चाहिए। चा ने आपत्ति जताई। अगर हमने ऐसा किया तो दहशत फैल जाएगी। इससे बेहतर होगा कि हम अपने गिल्ड की ताकत बढ़ाने पर ध्यान दें। हम पहले से ही देश की सबसे बड़ी गिल्ड हैं। जितनी ताकत बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हम ताकतवर बन पाएंगे। डेमन कैसल के अंदर जिन्वू ने और भी अधिक डेमन को मार गिराया था। जब मुझे ये की मिली थी तब लगा था कि यह मिशन एस रैंक होगा, लेकिन अभी तक तो सिर्फ अपर बी रैंक के मॉन्स्टर्स ही मिले हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और हर अगले फ्लोर पर उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन जिन्वू सिर्फ आवश्यक मॉन्स्टर्स को हराकर आसानी से आगे बढ़ रहा था। अगर यह डंजन टावर की तरह है तो इसमें कुल 100 फ्लोर्स होंगे, ठीक वैसे ही जैसे टावर ऑफ ट्रायल्स में थे। यह सोचते हुए वह कल्पना करने लगा कि 100वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते वह कितना ताकतवर हो जाएगा। जब उसने 4000 डेमन सोल्स इकट्ठी कर ली तो अपनी फूड सप्लाई को चेक किया। मैंने जीना से वादा किया था कि जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन यह तो उम्मीद से ज्यादा समय ले रहा है। आखिरकार जिन्वू ने 10,000 डेमन सोल्स इकट्ठी कर ली, लेकिन ऐसा करते ही उसके सामने एक विशाल मॉन्स्टर आर्मी प्रकट हो गई और उनके बॉस का नाम रेड कलर में चमक रहा था। दूसरी ओर आन जिन्वू के घर पहुंचा, लेकिन वहां उसे जिन्हा से पता चला कि जिन्वू घर पर नहीं था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक न तो वह किसी रेड पर गया है और न ही देश से बाहर। उसकी आखिरी लोकेशन तो सिटी के बीच में थी। आखिर वह गया कहां? डंजन में जिन्वू ने अपनी आर्मी को आदेश दिया, बॉस से मैं खुद लड़ूंगा, बाकी सभी उसकी सोल्जर्स पर ध्यान दें। उसके आर्मी तुरंत आदेश का पालन करते हुए मॉन्स्टर्स पर टूट पड़े। अब चूंकि जिन्वू ने अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी में ज्यादा पॉइंट्स डाल दिए थे, वह एक बड़ी आर्मी को समन कर सकता था और उसे कुशलता से नियंत्रित भी कर सकता था। उसकी मैजिक पावर में बढ़ोतरी की वजह से लड़ाई अब उसके लिए पहले से भी ज्यादा आसान हो गई थी। यह मोटा पेट अपने सिंहासन से कब हिलेगा? कब तक मुझे यूं ही घूरता रहेगा? वह इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से मॉन्स्टर गायब हो गया और एकदम पास आकर उस पर हमला कर दिया। पर जिन्वू भी तेज था।
वह तुरंत हमले से बचा और इतनी जोर से पंच मारा कि मॉन्स्टर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। अपनी ताकत देखकर जिन्वू खुद भी हैरान था। मैंने तो बस एक पंच मारा था, मेरी ताकत इतनी ज्यादा कब बढ़ गई? लेकिन लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। वल्कन, वही मॉन्स्टर, गुस्से से चिल्लाया, ठीक वैसे ही जैसे पहले सरबरस ने किया था। तो इसका मतलब ये भी कोई खास एबिलिटी एक्टिवेट करने वाला है। जिन्वू ने देखा कि वल्कन बड़ी तेज रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ रहा था। आयरन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपनी शील्ड फेंकी। जिन्वू ने शील्ड का उपयोग करके वल्कन के हमले को ब्लॉक कर लिया, लेकिन वल्कन लगातार उस पर हमला करता जा रहा था। ये आखिर इतना बड़े शरीर के साथ इतनी तेजी से मूव कैसे कर सकता है? जिन्वू ने जैसे ही मौके की तलाश की और वल्कन के पीछे जाकर हमला करने की कोशिश की, उसे झटका लगा। क्या यह मॉन्स्टर मेरे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है? वल्कन बेहद ताकतवर था, लेकिन जिन्वू को उसकी एक ही कमजोरी दिखी, उसका सिर। अगर मुझे इसे हराना है तो उसकी मूवमेंट को कम करना होगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक बड़ी बिल्डिंग देखी। जिन्वू तेजी से उसकी ओर भागने लगा, जिससे वल्कन उसका पीछा करने लगा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह खुद ही जाकर बिल्डिंग से टकरा गया। कुछ पलों के लिए वह पूरी तरह स्थिर हो गया। यही मौका था। जिन्वू ने बिना समय गंवाए अपना वेपन समन किया और एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। इस तरह उसने वल्कन को हरा दिया और जीत के इनाम के तौर पर उसे वर्ल्ड ट्री का फ्रैगमेंट मिला। इंट्रोगेशन रूम में हान के सामने डोंगसू इंट्रोगेटर बैठा था। मैंने सुना है कि तुम एक बात करने वाले मैजिक बीस्ट हो। संग इल हुआन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं यह बात बार बार कह चुका हूँ। मैं एक आदमी ही हूँ। चाहो तो मेरा डीएनए टेस्ट करा सकते हो। लेकिन डोंगसू ने उसकी बात अनसुनी करते हुए सख्त लहजे में कहा, जब तक मैं न कहूँ तब तक अपनी जबान बंद रखो। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए मुस्कुराया। तुम्हारी वजह से मुझे अपने काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और ये बात क्या तुम्हें मालूम भी है? संग इल हुआन ने आंखें घुमाई। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? चुप रहो। मगर संग इल हुआन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और आगे बोलता चला जाता है। तुम इंसान गेट्स और मैजिक बीस्ट्स के बारे में कितना जानते हो? डोंगसू को समझ नहीं आया कि हान आखिर कहना क्या चाहता है, लेकिन संग इल हुआन ने रहस्यमय अंदाज में कहा, डंजन, गेट्स और मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं है। इससे कहीं अधिक खतरनाक शक्ति जाग चुकी है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। बस यह जान लो कि मेरा एक ही लक्ष्य है, इस तबाही को रोकना। डोंगसू ने उसकी बात को बकवास समझते हुए कहा, इस दुनिया में लाखों हंटर्स हैं। अगर वे अपनी ताकत को मिला दें तो किसी भी खतरे से लड़ सकते हैं। हान ने सिर हिलाते हुए ठंडी आवाज में कहा, जो खतरा आने वाला है उसके सामने तुम्हारे हंटर्स की कोई कीमत नहीं। जिन हंटर्स की तुम बात कर रहे हो उन्हें ही हमारे खिलाफ कर दिया जाएगा। डोंगसू के माथे पर शिकन पड़ गई। क्या तुम्हारे बीवी और बच्चे भी हैं? संग इल हुआन ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा भी है। उसका नाम संग जिन्वू है। डोंगसू की मुस्कान क्रूर हो गई। तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। संग इल हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। डोंगसू खतरनाक मुस्कान से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास ही भेज देता हूँ। वो सब कुछ तुम्हें बता देगा जब तुम दोनों जहन्नुम में मिलोगे। डोंगसू ने उसे डराने के लिए अपनी पावर्स दिखाने की कोशिश की, लेकिन इससे संग इल हुआन को गुस्सा आ गया। डंजन में जिन्वू की शैडो आर्मी लगातार मॉन्स्टर्स को काटती जा रही थी। यह लड़ाई तो पूरी तरह एकतरफा हो चुकी है। उसने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें डर लग रहा है? सामने खड़ा मॉन्स्टर कांप उठा। तो लगता है कि अंडरवर्ल्ड के जीव भी डर को महसूस कर सकते हैं। पलक झपकते ही जिन्वू ने उसकी गर्दन काट दी। तभी नोटिफिकेशन आई, कंग्रेचुलेशन, you've defeated the master guide of souls। इसके साथ ही जिन्वू का लेवल अप हो चुका था। अमेरिका में एक विशाल शहर का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। एक हंटर दूसरे से बोला, मतलब ऐसा ही होता है, 2 एस रैंक हंटर्स ही लड़ाई। अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो पूरा शहर तबाह हो सकता था। दूसरे ने राहत की सांस ली। हम खुशकिस्मत हैं कि यह सिर्फ इस इलाके तक सीमित रही, लेकिन सब कुछ ही सेकंड्स में हुआ था। डोंगसू इतनी जल्दी हार चुका था कि तबाही को फैलने का मौका ही नहीं मिला। 75वें फ्लोर पर जिन्वू ने अपनी फूड सप्लाई को देखा। अब आगे नहीं बढ़ सकता, खाना खत्म हो चुका है। हालांकि अब तक उसने कई बहुमूल्य चीजें इकट्ठी कर ली थी। एक स्केलेटन को हराने के बाद उसे एक नेकलेस मिला था। लेवल 50 पर मिले मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे एक ईयरिंग मिला था। ये दोनों आइटम्स खुद में ही काफी शक्तिशाली थे, लेकिन साथ पहनने से एक बोनस इफेक्ट मिलता था, जिससे उसके सभी स्टैट्स में 5 अतिरिक्त पॉइंट्स जुड़ जाते। मगर इस सेट में अभी भी एक स्लॉट खाली है, यानी एक और बॉस को हराना बाकी है। इसके अलावा उसे एक स्फेयर भी मिला था, जो खुद के लिए बेकार था, लेकिन उसकी मैजिक सोल्जर्स की पावर बढ़ा सकता था। आखिरी इनाम था कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स। जिन्वू को यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा था कि यह दोबारा नहीं मिलेगा। उसने बॉक्स खोला, अंदर से एक की निकली, लेकिन नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। इस चाबी के बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि यह सब मुझे बाद में देखना होगा। अभी सबसे जरूरी चीज है एलिक्सिर ऑफ लाइफ। अब तक वह 2 आवश्यक सामग्री हासिल कर चुका था। अब बस एक आखिरी चीज चाहिए, डेमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड। जैसे ही जिन्वू डंजो से बाहर निकला, उसने अपनी मुट्ठी बंद की। कैसल में जाने के बाद मेरी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है।
लेकिन अगर मुझे और ऊंचा जाना है तो अपना लेवल बढ़ाना होगा। मगर अभी भी वह ई रैंक हंटर था। इसका मतलब मैं हाई रैंक गेट्स में नहीं जा सकता। लेकिन अब वह इस नाटक को खत्म करने के लिए तैयार था। एक विशाल बिल्डिंग में हलचल मची हुई थी। यह वही जगह थी जहां हंटर्स अपनी रैंक चेक करवाने आते थे। वहीं एक कोने में खड़ा हान का असिस्टेंट भी मौजूद था। उसकी नजर जैसे ही जिन्वू पर पड़ी, वह तुरंत बाइक को फोन लगाता है। सर, वो यहाँ है। लगता है कि वह अपनी रैंक रीअसेस करवाने आया है। यह सुनकर बाइक हैरान रह जाता है। बिना समय गवाएं वह तेजी से वहां की ओर निकल पड़ता है। इस बीच जिन्वू रैंक रीअसेसमेंट के लिए ऑनपरेटर के सामने पहुंचता है। ऑनपरेटर उसे क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहती है। जैसे ही जिन्वू हाथ रखता है, ऑनपरेटर चौंक जाती है। शायद कोई दिक्कत आ गई, मैं फिर से चेक करती हूँ। लेकिन जब वह दूसरी बार टेस्ट करती है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा था। मशीन खराब हो गई है क्या? तभी उसका सीनियर वहां आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? वह घबराकर जवाब देती है, मशीन शायद खराब हो गई है, हर बार एरर दिखा रही है। सीनियर खुद चेक करता है, लेकिन फिर से एरर। वह कुछ देर स्क्रीन को देखता है और फिर धीरे से कहता है, यह मशीन खराब नहीं है। इसका मतलब है कि इनके मैजिकल पावर इसकी लिमिट से बाहर है, इसीलिए इन्हें रीअसेसमेंट नहीं कर पा रही है। एक पल की शांति छा जाती है। यानी वह इस देश का 10वां एस रैंक हंटर है। बिल्डिंग के बाहर चोई और वू आपस में बात कर रहे थे। अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वू ने चिंता जताई। चोई ने सिर हिलाया। मैंने रेड गेट के बारे में सुना था। व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक ऐसे बंदे को जाने दिया जो उनके गिल्ड का मेंबर था ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, डंजन के बॉस को भी उसी ने हराया था। चोई ने गहरी सांस ली। वो आखिर है कौन? जिस पर बू ने कहा, जब सब हुआ तब मैं वहां से पहले ही निकल चुका था, इसीलिए मुझे भी नहीं पता। तभी उन्हें बिल्डिंग से जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगीं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना समय गवाए तेजी से अंदर की ओर बढ़ते हैं। बिल्डिंग के अंदर सब लोग जिन्वू को आश्चर्य से देख रहे थे। ऑपरेटर ने उसे बताया, हमारे पास फिलहाल आपकी असेसमेंट के लिए सही इक्विपमेंट नहीं है। 3 दिन बाद वापस आइए, तब तक नई मशीन आ जाएगी, फिर आपका लाइसेंस अपडेट कर दिया जाएगा। उसी वक्त चोई और वू वहां पहुंचते हैं। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया, ये तो चोई है, दुनिया का सबसे पावरफुल फायर मैजिक यूजर, लोग इसे अल्टीमेट हंटर भी कहते हैं। चोई ने जैसे ही जिन्वू को देखा, वह तुरंत समझ गया कि यहाँ इतना हंगामा क्यों मचा था। वह जिन्वू की ओर बढ़ते हुए बोला, मैं हूं चोई, हंटर गिल्ड का मास्टर। अगर तुमने अभी तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहूंगा। लेकिन जिन्वू बिना किसी रुचि के बोला, मुझे जल्दी है, और वह वहां से निकल गया। चोई हक्का बक्का रह गया। उसने मुझे इग्नोर कर दिया। वो भी चकित रह गया। उसने तुम्हारा हाथ भी नहीं मिलाया। चोई गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा, क्या यह बंदा जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा था? तभी अचानक बाइक दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। भीड़ में से किसी ने कहा, इसका गिल्ड तो यहाँ से काफी दूर है, फिर भी ये इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गया। चोई को सब समझ आ गया। जैसे ही इसे खबर मिली, ये तुरंत यहाँ भाग आया। यानी जिसने रेड गेट को क्लियर किया था वो यही बंदा है। बाइक ने जब सामने चोई को देखा तो खुद भी हैरान रह गया, लेकिन चोई बिना कुछ कहे वहां से चलता बना। बाइक गुस्से में बुदबुदाया, ये भी जिन्वू के पीछे ही हाथ धो के पड़ा है। जिन्वू अपनी माँ के पास बैठा था। वह उन्हें ध्यान से देख रहा था। ऐसा लगता है जैसे आप कभी भी उठकर मुझसे बात करने लगेंगी। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको जल्द ही ठीक कर दूंगा। यह कहते हुए उसने उनकी ओर प्यार से देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही जिन्वू बाहर आया, उसने देखा कि वो पहले से ही वहां खड़ा था। वो ने कहा, सर्वेंट्स टीम का काम हंटर्स पर नजर रखना होता है, लेकिन लगता है इस बार हमारी आंखें भी धोखा खा गईं। जिस पर जिन्वू ने कहा, तो क्या तुम मुझे एक अपराधी की तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? वो ने सिर हिलाया, नहीं, सर्वेंट्स टीम ही हंटर्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन एस रैंक के मामले में हम भी पावरलेस हैं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमसे कोई और मिलना चाहता है। कुछ ही देर में जिन्वू खुद को हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोगन ही के सामने खड़ा पाता है। गोगन ही ने जिन्वू को देखते ही कहा, तुम अब एक एस रैंक हंटर बन चुके हो, इसीलिए हम तुमसे सबसे पहले मिलना चाहते थे। जिन्वू को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर अभी तो रीअसेसमेंट होनी थी। गोगन ही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वह सिर्फ एक बहाना था ताकि हम तुमसे मिल सकें। फिर वह गंभीर स्वर में बोलने लगे, इस देश को गवर्नमेंट नहीं, हंटर्स चलाते हैं। सारी ताकत केवल यहाँ के 5 गिल्ड्स में बटी हुई है। जिन्वू ध्यान से सुन रहा था। गोगन ही ने आगे कहा, हम ऐसी एक पावर बनाना चाहते हैं जो सभी हंटर्स गिल्ड्स को कंट्रोल कर सके। फिलहाल गिल्ड्स के बीच एक बैलेंस बना हुआ है, लेकिन अगर तुम किसी भी गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो तो यह बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाएगा। फिर उन्होंने प्रस्ताव दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ जुड़ो। मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट भी दे सकता हूं। हाँ, यह सही है कि जितना पैसा बाकी गिल्ड्स में मिलेगा उतना यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ तुम्हारे पास ताकत होगी। जिन्वू ने गहराई से सोचा, अगर मैं इस ऑफर को स्वीकार कर लेता हूँ तो मेरी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। ऊपर से चेयरमैन की बात सभी मानते हैं, वह इस देश के पहले एस रैंक हंटर हैं, लेकिन मैं लगातार लेवल अप कर रहा हूं, जबकि उन्होंने कब की हंटिंग छोड़ दी है, फिर भी वे मेरे स्तर के हैं। उसने गोगन ही की ओर देखा। उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वे 80 साल के हैं। काफी सोचने के बाद जिन्वू ने एक गहरी सांस ली और प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह भी बाकी हंटर्स जैसा ही निकला। आखिरकार इसे भी पैसों की ही पड़ी है। मेरी जगह बैटलफील्ड पर है, मैं मॉन्स्टर से लड़ना चाहता हूँ। गोगन ही
जिनवू के इस जवाब से हैरान रह गए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिरी बार मेरा दिल ऐसे कब धड़का था ये याद नहीं, पर मैं उसकी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि वह झूठ नहीं बोल रहा। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर ये मुझे 10 साल पहले मिला होता तो मैं इसके साथ खड़ा होकर लड़ सकता था। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिनवू ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। जिनवू के मन में केवल एक ही विचार था, हंटर एसोसिएशन के पास केवल ई और डी रैंक गेट्स होते हैं। अगर मैं उनके साथ रहा तो हाई रैंकिंग गेट्स में जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करना है ताकि मैं अपनी मां को ठीक कर सकूं। मेरे पास इस तरह की चीजों पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। दूसरी ओर हम डोंगसू को देखते हैं, जो पूरी तरह से घायल हो चुका था। डोंगसू का हाल बेहाल था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उसी समय अमेरिका के हंटर एसोसिएशन का डायरेक्टर वहां पहुंचता है। वह गहरी सोच में डूबे हुआंग डोंगसू से कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वह कोई मैजिकल बीस्ट था? उस डोंगसू ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, बिल्कुल, ऐसी ताकत किसी इंसान में हो ही नहीं सकती। डायरेक्टर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हम उसे ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसका कुछ भी कर पाएंगे। फिर डोंगसू को बीते हुए बातें याद आने लगी, जहाँ संग इल्हुआन कह रहा होता है, अपनी हालत देखो। फिर वह चेतावनी भरे लहजे में बोला, मेरी फैमिली से दूर रहना, और यह मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूँ, वरना मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। वह व्यक्ति घबराया हुआ था। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, मैं इतनी बुरी तरह से हार कैसे सकता हूँ? अब वह संग इल्हुआन को हराने के लिए आर्टिफैक्ट्स का उपयोग करने के बारे में सोचने लगा। आर्टिफैक्ट्स एक विशेष आइटम्स होते हैं जिनका उपयोग हंटर्स अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। इन्हें खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन ऑक्शन भी आयोजित किए जाते हैं। दूसरी ओर जिनवू भी कुछ आर्टिफैक्ट्स खरीदना चाहता था, क्योंकि वह डेमन कैसल में जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहता था। लेकिन जब उसने ऑक्शन साइट पर आर्टिफैक्ट्स के दाम देखे तो उसे महसूस हुआ कि वे काफी महंगे थे। इतनी ऊंची कीमत! उसे अचानक स्पीयर ऑफ एरीज बेचने का ख्याल आया। ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स सिर्फ 20% या 30% तक पावर बढ़ाते हैं, लेकिन यह स्पीयर तो पावर को लगभग दुगुना कर देता है। लेकिन फिर वह एक पल के लिए रुका और सोचा, मैं इसे यूं ही बेच नहीं सकता। अगर मैं इसे बेचने की कोशिश करता हूँ तो लोग सोचेंगे कि यह मेरे पास आया कैसे। ऊपर से मैं आधिकारिक तौर पर किसी हाई रैंक गेट में गया भी नहीं, और ई रैंक हंटर की तरह मैं हाई लेवल गेट में जा भी नहीं सकता। इसी बीच उसकी नजर ऑनलाइन एक गिल्ड की पुरानी भर्ती रिक्रूटमेंट पोस्ट पर पड़ी। इधर गोगन ही जिनवू के बारे में देख रहे होते हैं। ये फाइलें 4 साल पुरानी हैं। देखकर लगता है जैसे मैं किसी और इंसान से मिलकर आया हूँ। क्या वह कोई फेक रैंकर था? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिकॉर्ड्स के अनुसार वह व्यक्ति कई बार बुरी तरह घायल होकर लौटा था। इतनी बार गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वह बार बार डंजन्स में क्यों जाता रहा? फिर उन्हें वो बताते कि वह अपने घर में अकेला कमाने वाला है, उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च भी उठाना है। तभी रिपोर्ट आई कि जिनवू हंटर्स गिल्ड के मिशन पर जाने वाला है। यह सुनते ही गोगन ही चौंक गए। तो आखिरकार वह भी पैसों के लिए ही गया? तो क्या कल उसने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ था? लेकिन फिर उन्होंने पाया कि जिनवू मिशन पर एक माइनर की तरह जा रहा है। अब सभी के मन में एक ही सवाल था, जिनवू आखिर चाहता क्या है? जिनवू की असली योजना क्या है? क्या वह सच में सिर्फ पैसे के लिए डंजन्स में जा रहा है, या उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? दूसरी ओर जिनवू एक माइनर के रूप में डंजन में प्रवेश करता है। हाई लेवल गेट्स को क्लियर करने के लिए हर काम की अलग अलग टीमें होती हैं। लड़ाई के लिए अलग टीम, मैजिक क्रिस्टल्स और बीस्ट्स को इकट्ठा करने के लिए अलग टीम चोई, और कुछ अन्य हंटर्स पहले से ही डंजन में मौजूद थे। जैसे ही आगे बढ़ा उसके सामने कई खतरनाक मॉन्स्टर्स खड़े थे। अब देखता हूं तुम्हारी ताकत। वह फायर मैजिक से हमला करता है। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि एक ही वार में सारे मॉन्स्टर्स जलकर खाक हो गए। लेकिन समस्या यह थी कि आग फैलने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसीलिए वह चारों तरफ घूमकर वापस आने लगी। तभी उसके साथ आए टैंक्स अपनी शील्ड्स आगे कर देते हैं, जिससे आग को रोका जा सके। जब स्थिति नियंत्रण में आ गई तो चोई देखने के लिए आगे बढ़ा। मैंने अपनी पावर को पूरी तरह से कंट्रोल किया ताकि मॉन्स्टर की डेड बॉडी राख में ना बदले। जल्दी से जल्दी इसे क्लियर करो, फिर हम बॉस को हराएंगे। और जिनकी नाक स्मेल के लिए सेंसिटिव है वे इसे ढक लें। सभी ने तेजी से काम शुरू कर दिया और जल्द ही बॉस को छोड़कर बाकी सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। इतनी जल्दी? कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि चोई ने एक ए रैंक डंजन को इतनी आसानी से क्लियर कर लिया और सबको बिना किसी चोट के बाहर निकाल दिया। ये तो सच में कमाल का हंटर है। डंजन से बाहर चाहे निकलती है। वह हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर होने के साथ साथ देश की 9th एस रैंक हंटर भी है। इसका प्रेजेंस तो सच में काफी पावरफुल है। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह चारों ओर देखती है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। वहां कोई तो था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वहां प्रेसिडेंट खुद मौजूद थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। जिनवू धीरे धीरे अपने मन में सोचता है, यह तो काफी ज्यादा तेज निकली। इस बीच माइनर्स की टीम डंजन के अंदर प्रवेश करती है। रास्ते में चलते हुए जिनवू का एक हट्टे कट्टे व्यक्ति से टकराव हो जाता है। अरे ओ बेवकूफ, देख के चल, जल्दी जल्दी काम पे ध्यान दे, तुम यहाँ क्या रहा है? लेकिन जैसे ही जिनवू उसे घूर कर देखता है वह डर से भीगी बिल्ली बन जाता है। बॉस, आप मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई, मैं चलता हूँ। जिनवू ने माइनिंग शुरू की और सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। क्या ये सच में एक ई रैंक हंटर है? जल्द ही लंच ब्रेक का समय हो जाता है,
लेकिन जिन्वू कहता है मैं पहले इस एरिया को क्लियर करके ही बाहर आऊंगा। सभी लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है वह सब कुछ छोड़कर सीधे बॉस के पास जाने लगता है। यह बॉस बाकी मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू अपनी घड़ी की ओर देखता है। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, यह मौका मैं यूं ही जाने नहीं दे सकता। वह सोचता है कि बस एक नजर मारकर वापस लौट आएगा, लेकिन जैसे ही वह बॉस के करीब पहुंचता है उसका इरादा ही बदल जाता है। मुझे इसे हराना नहीं चाहिए। अगर वह बॉस को हरा देता तो हंटर गिल्ड क्रिस्टल्स बाहर नहीं निकाल पाती, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता था। पर तभी उसे एक नई योजना सूझती है, लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा बहुत फाइट करके बाहर आ जाऊं। उसने बॉस एरिया में कदम रखने ही वाला था कि रुको, पीछे से एक सख्त आवाज गूंजती है। वह पलटता है और देखता है। उसकी नजरें संदेह से भरी थीं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्वू चाहेन की क्षमताओं से प्रभावित हो जाता है। उसे यह सोचकर हैरानी होती है कि जब तक उसने आवाज नहीं सुनी थी उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि चा पहले से ही उसके पीछे मौजूद थी। उसी वक्त चा की नजर जिन्वू के हाथों की ओर जाती है। कुछ देर पहले उसने उसके हाथ में एक डैगर देखा था, लेकिन अब वह वहां नहीं था। क्या यह मेरा वहम था? चा खुद से बुदबुदाती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी बीच जिन्वू माफी मांगते हुए सफाई देता है। मैं रास्ता भटक गया था, इसीलिए यहाँ आ गया। लेकिन चा उसे घूरती है और सख्त लहजे में बोलती है, यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो बॉस जाग सकता है। जिन्वू कुछ कहे बिना वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह चा के पास से गुजरता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसका मन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक चा उसे रोक लेती है। रुको। जिन्वू थोड़ा चौंक जाता है। चा उसके पास आती है और उसकी गंध को सूंघती है। उसका चेहरा आश्चर्य से भर जाता है। इससे कोई गंध क्यों नहीं आ रही? वह उससे सीधा सवाल करती है, क्या तुम सच में एक हंटर हो? जिन्वू हल्की मुस्कान के साथ हाँ में जवाब देता है और अपना हंटर लाइसेंस दिखाता है। लेकिन चा की उलझन और बढ़ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ देर सोचने के बाद वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और जिन्वू को वहां से जाने को कहती है। जैसे ही वह जाने लगता है चा को एक अजीब एहसास होता है। मुझे इससे बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि एक हल्की खुशबू आ रही थी। ब्रेक के बाद जिन्वू फिर से डंजन के अंदर जाता है। बाकी सभी हंटर्स उसे जलन भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वो चा हेन से मिला था। उनमें से एक कहता है, हम तो कभी उससे मिले ही नहीं, वो तो लंच ब्रेक लिए बिना डंजन में घूमती रहती है ताकि हमें सुरक्षित रख सके। अब जिन्वू को समझ आने लगा कि वह उस वक्त बॉस रूम के पास क्यों थी। आगे वह बताता है, आमतौर पर मिस्टर हंटर्स से दूर ही रहती है क्योंकि उनकी नाक बहुत सेंसिटिव है। जिन्वू चौंकता है, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उसका रिएक्शन तो अलग था। तभी उसे बारूका की कही बात याद आती है। क्या मुझ में बाकी हंटर्स जैसी गंध नहीं है? वह खुद से सवाल करता है और फिर उसके दिमाग में एक और विचार आता है। हो सकता है कि ये इसलिए हो क्योंकि मैं प्लेयर हूं, लेकिन ये प्लेयर आखिर होता क्या है? माइनिंग खत्म होने के बाद बॉस जिन्वू को उसकी पेमेंट देता है। वह जिन्वू का आभार प्रकट करता है, तुम्हारी वजह से हमने माइनिंग जल्दी खत्म कर ली। सच कहूं तो मैंने पहले कभी तुम्हारे जैसा माइनर नहीं देखा। बॉस उसे एक प्रस्ताव देता है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ परमानेंट काम कर सकते हो, इसके लिए हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। लेकिन जिन्वू बिना किसी संकोच के मना कर देता है। बॉस थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन फिर उससे एक और अनुरोध करता है, कम से कम कल तो आओ। कल? हाँ, हमें पहले एक ए रैंक गेट और फिर सी रैंक गेट के अंदर जाना है। जिन्वू सोच में पड़ जाता है, मेरा इवैल्यूएशन रिजल्ट परसों आएगा, लेकिन ये लोग एक ही दिन में 2 हाई रैंकिंग गेट्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि हंटर्स गिल्ड एक दिन में 2 हाई रैंकिंग गेट्स में घुस सकती है। यह कैसे संभव है? तभी बॉस हंसते हुए कहता है, हंटर्स गिल्ड की असली ताकत यही है। हमारे पास 2 अलग अलग असॉल्ट टीमें हैं जो हाई रैंक गेट्स को क्लियर कर सकती हैं। हमारी गिल्ड इस देश की इकलौती गिल्ड है जो ऐसा कर सकती है। जिन्वू अब इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए उत्सुक हो जाता है और कल आने के लिए हामी भर देता है। बॉस उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और वादा करता है, अगर तुम कल आए तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। रात के सन्नाटे में चा हेन किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज में संदेह झलक रहा था। जिन्वू के बारे में और जानकारी निकालो, उसने फोन पर कहा और गहरी सोच में डूब गई। कॉल पर चा को बताया गया कि ये नाम मैंने पहले भी सुना है। मिस्टर चोई ने भी मुझसे इसके बारे में जांच करने को कहा था, लेकिन मैं कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पाई। हंटर्स एसोसिएशन ने इसके सभी रिकॉर्ड छिपा रखे हैं। ये बहुत अजीब है। वह अब तक सैकड़ों हंटर्स से मिल चुकी थी, लेकिन जिन्वू पहला हंटर था जिससे उसे बदबू नहीं बल्कि एक हल्की खुशबू आ रही थी। अगली सुबह जिन्वू गेट के पास पहुंचा, जहां सभी माइनर्स ने हंसकर उसका स्वागत किया। ओए, जिन्वू आ गया। उनकी मुस्कान देखकर जिन्वू को अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वह एक साधारण माइनर था। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और टीम के साथ काम पर लग गया। सबसे पहले वे सी रैंक गेट में प्रवेश करते हैं। जिन्वू बिना रुके एक मशीन की तरह माइनिंग करता जाता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। काम खत्म होने के बाद लंच ब्रेक के दौरान बॉस फिर से उसकी तारीफ करता है, तुम्हारी वजह से हमने जल्दी काम खत्म कर लिया।
और ब्रेक भी ले पाए। फिर वह जिन्वू से पूछता है, क्या तुम सच में हमारे साथ काम नहीं करना चाहते? हम तुम्हें 5 गुना पेमेंट देंगे। लेकिन जिन्वू इस बार भी प्रस्ताव ठुकरा देता है। तभी दूसरे असॉल्ट टीम का लीडर सन की हून वहां पहुंचता है। उसका चेहरा गंभीर था। हमारा पोर्टर आज नहीं आ सका, माइनिंग टीम से कोई हमारे साथ आ सकता है? बॉस जवाब देता है, सामान उठाने के लिए रिकवरी टीम बेहतर रहेगी। मैं पहले उनसे पूछ चुका हूं, लेकिन उनके पास पहले ही स्टाफ की कमी है। अब सन की हुन सीधे माइनर्स की ओर देखता है। जो कोई भी हमारी टीम के साथ चलेगा उसे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। बॉस धीरे से कहता है, लो रैंकिंग हंटर्स इतने खतरनाक मिशन पर नहीं जाना चाहते, चाहे उन्हें कितने भी पैसे मिले। पर तभी जिन्वू अपना हाथ उठा देता है। माइनर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन जिन्वू शांत स्वर में कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। इस पर एक व्यक्ति उसे घूर कर देखता है और कीहून से कहता है, वो अभी नए हैं, इसलिए उसे खतरे का अंदाजा नहीं है। जब वह जिन्वू का रैंक पूछता है तो जिन्वू ई रैंक बताता है। इस पर कीहून उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। गेट के पास पहुंचने पर जिन्वू हैरान रह जाता है। ये गेट कल वाले गेट से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसकी नजर टीम पर जाती है। 6 ए रैंक हंटर्स, 3 बी रैंक हंटर्स, कोई एस रैंक हंटर नहीं था। लेकिन टीम काफी ताकतवर लग रही थी। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, जिन्वू को कुछ अजीब महसूस होता है। इस गेट की मैजिकल एनर्जी कल वाले गेट से कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। उसे टेंशन में देखकर एक लड़की मुस्कुराती है और कहती है, हमारी टीम बहुत ताकतवर है। जब तक तुम हमारे साथ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वहीं कीहून मन ही मन सोच रहा था, अगर ये रेड सफल रही तो मुझे इस टीम का ऑफिशियल कैप्टन बना दिया जाएगा। अचानक सभी हंटर्स को एक अजीब एहसास होता है। कोई आदेश दिए बिना ही वे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी जैकल्स उनकी ओर झपटते हैं। लेकिन हंटर्स के लिए ये कोई चुनौती नहीं थे। कुछ ही पलों में वे सारे जैकल्स मारे जाते हैं। पर इस गेट के अंदर जैकल्स का होना हैरान करने वाला था। जिन्वू ने हीलर से पूछा तो उसने बताया, जैकल्स सी रैंक मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर ए रैंक गेट में नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ के ताकतवर मॉन्स्टर्स इन्हें खत्म कर देते हैं। तभी जिन्वू की नजर जैकल्स के गले में पड़े कॉलर पर पड़ी। उसने गंभीर स्वर में कहा, ये किसी मॉन्स्टर के कंट्रोल में है, बिल्कुल डॉग्स की तरह। और तभी हंटर्स के सामने और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स प्रकट हो जाते हैं। ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं थे। हाई ऑनर्क्स की पूरी सेना, उनमें से एक शक्तिशाली ऑनर्क ने अपनी भारी भाले स्पीयर को हवा में उछालकर हमला किया। कीहून ने किसी तरह ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन झटके से पीछे हट गया। अब ओनर्क्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। टीम का टैंक अपनी टॉन्ट स्किल का उपयोग करता है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। तभी एक हंटर फायरबॉल दागता है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हीलर ने हैरानी से कहा, इनकी मैजिकल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब पार्टी का मैज जादूगर एक ऑर्क को जकड़ लेता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाता। इसीलिए फायर मैज 2 फायर सोल्जर्स समन करता है। फायर सोल्जर्स ऑनर्क्स पर टूट पड़ते हैं। बाकी हंटर्स भी पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान एक ऑनर्क अचानक हमला करता है और एक हंटर को घायल कर देता है। हीलर को तुरंत बुलाया जाता है, लेकिन वह पहले से ही टैंक को ठीक करने में व्यस्त थी। कीहून ने देखा, ये संख्या में बहुत ज्यादा हैं, शायद हम बच नहीं पाएंगे। और तभी एक ऑर्क ने एक हंटर का हाथ काट दिया। कीहून अब बस यही उम्मीद कर रहा था कि वे किसी तरह जिंदा बच जाएं। तभी हीलर ने घायल हंटर का हाथ पूरी तरह से ठीक कर दिया। इसी दौरान मैज एक बड़े ऑर्क को रोकने में लगी थी, लेकिन तभी एक विशालकाय ऑर्क हीलर के पीछे आ जाता है, जिससे हीलर भी सोचती है कि अब वो मारने वाली है। पर तभी जिन्वू बीच में कूद जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह रूलर हैंड का उपयोग करता है और ऑर्क का गला दबोच लेता है। एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा देता है। हीलर हैरान रह जाती है, ये हुआ क्या? जिन्वू अब अपनी स्टेल्थ स्किल का उपयोग करता है। वह ऑनर्क्स पर तेज हमले करता जाता है। बाकी हंटर्स को समझ ही नहीं आता कि मॉन्स्टर्स इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वे जिन्वू को देख ही नहीं पा रहे थे। उनके हिसाब से ऑनर्क्स खुद ही अजीब व्यवहार कर रहे थे। लेकिन हंटर्स को मौका मिल जाता है और वे पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। एक एक करके सभी ऑनर्क्स गिरने लगते हैं। जब लड़ाई खत्म होती है तो कीहून चारों तरफ देखता है। पार्टी के सभी मेंबर्स सही सलामत हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? वह जिन्वू की ओर देखता है, लेकिन जिन्वू शांत खड़ा था, मानो उसने कुछ किया ही ना हो। पर अब भी उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। हीलर सभी हंटर्स की ओर देखती है और कहती है, फाइट के दौरान कुछ अजीब हुआ था, मैंने भी महसूस किया। मॉन्स्टर्स अचानक से ही कमजोर हो गए थे। फिर उसने पूछा, क्या ये तुम में से किसी मेज ने किया था? लेकिन सभी मेजर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसा सिर्फ कोई स्टेल्थ स्किल वाला यूजर ही कर सकता है। पर वे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हीलर मन ही मन सोचती है, क्या उसने हमें कम आंका? उसे लगा कि एक मेज कास्टर की मौजूदगी में हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर अभी के लिए वह किसी को कुछ नहीं बताती। आखिर उसी ने हमारी जान बचाई है। इसके बाद सभी हंटर्स कैप्टन की ओर देखते हैं और पूछते हैं, हमें वापस जाना चाहिए या डंजो को क्लियर करना चाहिए? डंजो को क्लियर करने के लिए कम से कम 2 और हीलर और 3 और मेजेस की जरूरत थी। ज्यादातर लोग यहां से वापस जाना चाहते थे। कैप्टन सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए।
वहीं जिनवू भी उम्मीद कर रहा था कि वह सही फैसला ले। और फिर कैप्टन ने फैसला किया, हम वापस जाएंगे। सभी ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे गेट की ओर बढ़े वे हैरान रह गए। गेट पर बैरियर लगा हुआ था, किसी ने इसे सील कर दिया था। यहाँ पर कोई ऐसा क्रिएचर है जो इतना एडवांस बैरियर कास्ट कर सकता है। मेजर्स बैरियर हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सभी हंटर्स कुछ अजीब महसूस करते हैं। क्या ये बॉस है? मेजर्स बैरियर को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे इसे छूते हैं उनके शरीर से खून बहने लगता है। जिसने भी यह बैरियर बनाया था उसने इसके ऊपर एक श्राप कर्स भी डाल रखा था। कैप्टन घबराते हुए चिल्लाया, कोई इन पर डिवाइन मैजिक कास्ट करो, पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया। वह पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या? करीब 50 ओनक्स उनके पीछे खड़े थे। दोनों पक्षों के लीडर आगे बढ़े और आमने सामने खड़े हो गए। कैप्टन कुछ कहना चाहता था, पर यह क्या हो रहा है? अचानक एक ओनक शामन जादूगर ने अपनी शक्तियों से कैप्टन के शरीर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कैप्टन की आंखें सफेद पड़ गईं और फिर ह्यूमन लैंग्वेज में बात करने लगा। उसके मुंह से शब्द निकले, मेरा नाम कालकन है, मैं कब से तुम इंसानों का इंतजार कर रहा था। हंटर्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। गेट को तुमने ही सील किया है? हाँ। क्या इस डंजो में तुमसे भी ताकतवर कोई और है? कालकन ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, इस डंजो में सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। फिर उसने 2 विकल्प दिए, या तो मेरे सामने आओ या मेरे सैनिकों के हाथों मारे जाओ। कैप्टन ज्यादा देर तक नहीं सोचता और कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कालकन ने ऑर्क्स को इशारा किया और वे रास्ता दिखाने लगे। रास्ते में चलते हुए कहन जिनवू से कहता है, जैसे ही हम अंदर जाएंगे हम लीडर पर हमला कर देंगे, इससे वह बैरियर मेंटेन नहीं कर पाएगा। जिनवू, तुम्हें तुरंत भागकर गेट से बाहर निकल जाना चाहिए और असॉल्ट टीम को सब कुछ बता देना चाहिए। जिनवू उसे घूरता है, तुम क्या यहाँ मरने की सोच रहे हो? हमारा असली मिशन डंजन को क्लोज करना है, जिंदा वापस जाना नहीं। तभी हीलर जिनवू की ओर एक डायरी बढ़ाती है, अगर हम जिंदा नहीं बचे तो इसे मेरी फैमिली को दे देना। वह आगे कहती है, हम किसी भी कीमत पर अपना मिशन पूरा करेंगे, पर क्योंकि तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकल जाना चाहिए। जिनवू ये सुनकर ठहर जाता है। डबल डंजन, यह सब देखकर उसे अपना पुराना अनुभव याद आ जाता है, लेकिन जो लोग अब उसके सामने थे वे उन लोगों से बिल्कुल अलग थे। उधर गेट के बाहर चाहे इन जिनवू को ढूंढ रही थी। तभी अचानक वहां माइनिंग का बॉस आ जाता है। वह पूछती है, वो लड़का जो एक ई हंटर है वो कहाँ गया? बॉस जवाब देता है, वह एक ए रैंक गेट में चला गया है। चाह की आंखें संकुचित हो जाती हैं। एक ई रैंक हंटर ए रैंक डंजो में क्यों जाएगा? उसे शक होने लगता है, कल ही मैंने उसे बॉस रूम के सामने एक हथियार के साथ देखा था, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वह बिना समय गवाए गेट के अंदर जाने लगती है। डंजन के अंदर जिनवू और बाकी हंटर्स एक विशाल थ्रोन रूम में प्रवेश करते हैं। ये क्या? चारों ओर हजारों ऑर्क्स खड़े थे और उनके सामने सिंहासन पर बैठा था कालकन। चाहे इन जैसे ही अंदर आती है वह देखती है कि जिनवू पहले से ही अंदर है। अचानक कालकन अपनी भयावह ओरा छोड़ता है, इतनी खतरनाक कि सभी हंटर्स कांपने लगते हैं, भी हंटर्स कांपने। लेकिन तभी, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? कैप्टन हिम्मत जुटाकर पूछता है। कालकन क्रूर मुस्कान के साथ उत्तर देता है, तुम सब मेरी एंटरटेनमेंट हो, मैं तुम्हें टॉर्चर करके मारना चाहता हूँ, धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी हंटर्स का डर और बढ़ जाता है, पर तभी कालकन की नजर जिनवू पर पड़ती है, जो कि हल्का सा भी नहीं डरा हुआ था, पर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कहन आगे बढ़ता है और अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है, सब मेरे पीछे आओ, हम इसे खत्म करेंगे। पर कोई नहीं हिला, सभी डर से जमे हुए थे। पर कहन अकेले ही कालकन पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन हाइम ऑफ प्रोटेक्शन, कालकन एक शक्तिशाली रक्षात्मक जादू का उपयोग करता है और खुद को बचा लेता है। फिर वह ग्रेविटी मैजिक का उपयोग करके कहन को हवा में उठा लेता है और धड़ाम उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है। लेकिन वह यहीं नहीं रुका, कभी छत पर कभी जमीन पर बार बार पटकता रहा। बाकी के हंटर्स डर के मारे जमे रहे, कोई हिल भी नहीं सका। अब बस जिनवू को बीच में आना पड़ा। यह डंजन हंटर्स गिल्ड का है, इसीलिए मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता था, पर अब जब मेरी टीम खतरे में है तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूं? तभी केहून कहता, ठीक है, प्लीज हमारी टीम को बचा लो। तभी एक मॉन्स्टर जिनवू पर झपटता है, पर रूलर हैंड का इस्तेमाल करके जिनवू अपने हाथ बढ़ाता है और मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। कालकन हंसता है और कहता है, तुम सोचते हो कि तुम अकेले हम सबको हरा सकते हो? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। कालकन फिर से अपनी पूरी शक्ति छोड़ता है, पर जिनवू भी अपने शैडो आर्मी को समन करता है। चारों तरफ से काले साए उठने लगते हैं। जिनवू ठंडी नजरों से कालकन की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, ऐसी प्रेजेंस मैंने पहले कभी महसूस नहीं की, पर दुख की बात यह है कि आज तुम्हारी मौत तय है। गेट के बाहर कुछ लोग अब भी यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिनवू यहाँ माइनर्स की तरह काम क्यों कर रहा था। तभी उनमें से एक व्यक्ति वू से पूछता है, क्या तुमने जिनवू को कहीं देखा? उसी वक्त एक और आदमी वहां आता है और कहता है, मुझे पहले से ही लग रहा था कि जिनवू में कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरें, उसने मुझे इस तरह घूरा था जैसे अभी मार ही देगा। बाकी सभी बताते हैं कि असॉल्ट टीम के पास कोई पोर्टर नहीं था,
इसीलिए वह उनके साथ अंदर चला गया। यह सुनकर माइनर्स का बॉस चौंक जाता है और पूछता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कोई जवाब नहीं देता। बस एक व्यक्ति कहता है, कल न्यूज देख लेना से सब समझ आ जाएगा। बॉस को अब भी कुछ समझ नहीं आता कि न्यूज में ऐसा क्या होने वाला है। इसी बीच वू को पता चलता है कि चा भी यहाँ आई थी और उसने भी जिनवू के बारे में पूछा था और फिर वह गेट के अंदर चली गई। यह सुनकर वू हैरान रह जाता है। वह भी गेट के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक अंदर से एक खतरनाक ऊर्जा बाहर निकलती है, इतनी तीव्र कि सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह क्या था? वह तुरंत सभी से मैजिक गेट की ऊर्जा को दोबारा जांचने के लिए कहता है। गेट के अंदर चा कंफ्यूज थी। असॉल्ट टीम ने इतने सारे हायोनिक्स को कैसे हरा दिया? और अगर जो एनर्जी उसने अभी अभी महसूस की है वह डंजन के बॉस की है तो मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। दूसरी तरफ काल्कन बेहद खतरनाक दिख रहा था क्योंकि ऑनर्क्स की संख्या के मुकाबले जिनवू की आर्मी बहुत छोटी थी। लेकिन तभी मोनार्क डोमेन एक्टिवेट, जिनवू अपनी नई स्किल को एक्टिवेट करता है। यह स्किल उसे तब मिली थी जब वह लेवल 70 तक पहुंचा था और इसका प्रभाव उसकी पूरी शैडो आर्मी पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई। यह देखकर सभी हंटर्स हैरान थे। मैं तो बस 2 सोल्जर्स समन कर सकता हूं, पर यह इंसान इतनी भयानक ऊर्जा छोड़ रहा है। अब जिनवू की शैडो आर्मी और काल्कन के ऑर्क्स के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पहले आयरन अपनी ऑटोन्ट स्किल का उपयोग करता है, लेकिन इसका ऑनर्क्स पर कोई असर नहीं हुआ। तभी एग्रेस एक ही वार में अपने आसपास के सभी ऑनर्क्स को खत्म कर देता है। दूसरी ओर भी अपनी विशाल एक्स के सिर्फ एक झटके से कई मॉन्स्टर्स को काट गिराता है। इसी बीच जिनवू भी अपनी स्पीड का उपयोग करते हुए एक के बाद एक कई ऑर्क्स को मारता चला जाता है। वह इतनी तेजी से लड़ रहा था कि कोई भी उसके हमलों पर प्रतिक्रिया तक नहीं कर पा रहा था। यह देखकर हंटर्स को लगता है मानो वे अपने गिल्ड के वाइस मास्टर को देख रहे हों, लेकिन जिनवू के पास कोई और विकल्प नहीं था। एक हाई ऑनर को हराने में उसके 4 सोल्जर्स मर जाते हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मेरा मना खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो उसे दुश्मनों की संख्या कम करनी होगी। अचानक सॉन्ग ऑफ ड्रैगन फायर काल्कन भयंकर आग छोड़ता है जिससे जिनवू के कई सोल्जर्स राख में बदल जाते हैं। हा, तुम्हारे सोल्जर्स बस नाजुक से पेट हैं। जिनवू शांत रहता है। मेरे सोल्जर्स जितनी बार चाहें दोबारा जिंदा हो सकते हैं। यह सुनकर काल्कन गुस्से से कांपने लगा। अब वह अपने ग्रेविटी स्पेल से जिनवू पर हमला करने लगा, लेकिन जिनवू सभी हमलों को आसानी से चकमा दे देता है। गुस्से में कार्लकन अपनी शील्ड को उसकी ओर फेंकता है, पर जिनवू अपनी स्पीड का उपयोग कर इससे भी बच निकलता है। लेकिन तभी जो पत्थर उसने पहले हवा में उछाले थे वे अब जिनवू पर गिरने लगे। जिनवू तो सभी पत्थरों से बच गया, लेकिन उसके सोल्जर्स नहीं। काल्कन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इन्हें तब तक खत्म करता रहूंगा जब तक तुम्हारी पूरी मैजिक एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद वह फिर से फायर मैजिक छोड़ता है। जिनवू के सोल्जर्स एक के बाद एक गिरते जा रहे थे। यह नजारा देखकर बाकी हंटर्स में दहशत फैल जाती है और वे घबराकर बाहर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बाहर मौजूद हंटर्स जब गेट का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह ए रैंक का गेट असल में एस रैंक के बराबर है। इस स्थिति को संभालने के लिए वे असॉल्ट टीम की मदद करने की तैयारियां करने लगते हैं। उधर डंजन के अंदर जिनवू की माना खत्म होने की कगार पर थी। काल्कन यह देखकर कहता है, बस कुछ ही देर और फिर तुम्हारी पूरी आर्मी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी जिनवू अचानक अपनी इन्वेंट्री से एक माना पोषण निकालता है और उसे झट से पी जाता है। वह काल्कन की ओर देखते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है तुम्हें दिखाने का कि असली नेक्रोमांसर क्या कर सकता है। जिनवू के ये शब्द सुनते ही माहौल में एक अजीब सी सनसनी फैल जाती है। अगले ही पल जिन सभी दुश्मनों को उसने अब तक मारा था वे सभी उसकी शैडो आर्मी में शामिल हो जाते हैं। वह काल्कन की ओर इशारा करते हुए कहता है, जल्द ही तुम भी मेरी आर्मी का हिस्सा बनोगे और हाँ, इसमें तुम भी शामिल हो। यह सुनते ही काल्कन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह हैरानी से बड़बड़ाता है, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर मेरा यहाँ क्या काम? काल्कन के दिमाग में हलचल मच जाती है। वह खुद से कहता है, जिस पल मैंने इस दुनिया में होश संभाला उसी पल से मेरे कानों में सिर्फ एक ही गूंज रही थी, इंसानों का शिकार करो। न मुझे इसका कारण पता था, न मैंने सवाल किए। मैंने बस वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। पर अब हालात बदल चुके थे। झुंझलाहट में आकर वह अपने जनरल्स को भी युद्ध में शामिल होने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ गिल्ड असिस्टेंट चिंतित होकर कहती है, अगर इस गेट को जल्दी नहीं रोका गया तो जेजू आइलैंड वाली तबाही दोबारा दोहराई जाएगी। लेकिन उनके पास अभी थोड़ा समय था। गिल्ड मास्टर चोई कहता है, सभी हंटर्स को एक जगह इकट्ठा करो। अगर हालात और ज्यादा बिगड़े तो हमें बाकी गिल्ड से भी मदद मांगनी पड़ेगी। इधर आयरन बड़ी ही आसानी से एक जनरल को हरा देता है। वहीं इग्रेस एक नहीं बल्कि दो जनरल से एक साथ लड़ रहा था और उन पर भारी पड़ रहा था। टैंक भी पूरी ताकत से वार करता है और एक जनरल को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये कैसे हो रहा है? काल्कन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ कुछ हंटर्स जिनवू की मदद करना चाहते थे। हमें भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, ब्लाइंडनेस स्पेल एक झटके में काल्कन उन सभी को अंधा कर देता है।
इस लड़ाई में दर्शकों के लिए कोई जगह नहीं है। अब वह खुद जिन्वू से लड़ने के लिए मैदान में उतरता है। अब देखते हैं तुम्हारी असली ताकत। काल्कन एक साथ 3 अलग अलग स्पेल्स का उपयोग करता है, फायरबॉल, पॉइजन स्पेल, कर्स ब्लास्ट, लेकिन कोई असर नहीं। जिन्वू मुस्कुराकर कहता है, पॉइजन और कर्स मुझ पर काम नहीं करते। काल्कन को अब गुस्सा आ रहा था। अब मेरी बारी। जिन्वू अपने 3 मैजेस को समन करता है। फायरबॉल्स। तीनों एक विशाल ज्वलंत गोला तैयार करते हैं। फायरबॉल इतनी शक्तिशाली होती है कि काल्कन की शील्ड पूरी तरह टूट जाती है। इसी दौरान चागेट के अंदर पहुंच जाती है। यह सब क्या हो रहा है? वह चारों ओर देखती है और आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या ये सब जिन्वू ने समन किया है? वह बाकी हंटर्स से पूछती है, ये कैसे संभव है? लेकिन वे लोग भी हैरान थे। बाकी हंटर्स उन्हें बताती है कि ये सब हमें भी नहीं मालूम है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब गुस्से में उबलता हुआ कार्लकन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। सुपर ग्रेविटी स्पेल, डार्क फ्लेम आर्मर। अब उसका शरीर और बड़ा और ताकतवर हो चुका था। अब वह जिन्वू को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। अब तुम बच नहीं सकते। लेकिन जिन्वू एकदम फुर्ती से पीछे हट जाता है। मुझे जाइंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अब काल्कन पूरी शक्ति से फायर स्पेल्स की बारिश करने लगता है। चारों ओर आग ही आग। पूरा क्षेत्र लपटों में घिर चुका था। जिन्वू के सोल्जर्स भी एक एक करके गिरने लगे। क्या जिन्वू इस ज्वाला के तूफान से बाहर निकल पाएगा? युद्ध अपने चरम पर था। अपनी खतरनाक ताकत का प्रदर्शन करने के बाद वह उसे डराने की कोशिश करता है। क्या इतनी शक्ति देखने के बाद भी तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कर सकते हो? जिन्वू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बिल्कुल। और अचानक वह तेजी से आगे बढ़कर उसकी आंख पर हमला कर देता है। जिन्वू कहता है, तुम्हें सच में लगा कि एक स्पेल कास्टर एक असासिन के हमले से बिना किसी सुरक्षा के बच सकता है? गुस्से में आकर काल्कन फिर से सॉन्ग ऑन ऑफ फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है। इस बार आग जमीन से निकलकर पूरे क्षेत्र को घेर लेती है। लेकिन जिन्वू चतुराई से टूटे हुए पत्थरों का सहारा लेकर हर हमले से बचता जाता है। उसी दौरान वह अपने दोनों डैगर काल्कन की ओर फेंकता है, लेकिन उन्हें लगने के बावजूद काल्कन पर कोई असर नहीं होता। अब जिन्वू पास पड़ी एक जंजीर उठाता है और उसे कार पर फेंककर उसके दोनों हाथों को जकड़ देता है। फिर पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक देता है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हंटर्स दंग रह जाते हैं। इस बीच चाहेन भी वहां पहुंच जाती है और हैरानी से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? लेकिन बाकी हंटर्स भी हैरान थे। जिन्वू तेजी से आगे बढ़ता है और कार के ऊपर अपने ही सैनिकों से हमला करवा देता है। काल्कन को अचानक अजीब अजीब आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थीं। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर जाता है। जिन्वू की जीत हो जाती है और वह तुरंत अपने स्तर में वृद्धि महसूस करता है। फिर बिना समय गंवाए वह कार की छाया को भी अपने नियंत्रण में लेने के लिए शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके सामने नाम रखने का ऑप्शन आता है। जिन्वू उसका नाम टस्क रख देता है, क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम भूल चुका था। अचानक पीछे से हंटर्स की आवाजें आती हैं। वे सभी हैरान थे और जिन्वू से सवाल करने लगते हैं, आखिर ये सब क्या था? जिन्वू कहता है, इन लोगों के बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं था। तभी हंटर एसोसिएशन के अधिकारी वहां आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, हम हंटर एसोसिएशन की सर्विलेंस टीम से हैं। हंटर संघ जिन्वू का स्टेटस टॉप सीक्रेट है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसे गुप्त रखा जाए। इसके बाद वे तीनों जिन्वू को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी कीहन उन्हें रोकता है और कहता है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई है। हम सभी की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। कीहन सिर हिलाकर धन्यवाद देता है और वहां से उनके साथ जाने लगता है। जिसके बाद जिन्वू उस हिलर को उसका डायरी दे देता है। उसके जाने के बाद मेज अपनी साथी से पूछती है, तुम पिकस क्यों लेकर आई थी? यह सुनकर वह शर्मा जाती है और कहती है, कुछ नहीं, बस यूं ही। वहीं दूसरी ओर चोई को जिन्वू की शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। वह सोचता है वह न केवल सैनिकों को समन कर सकता है, बल्कि उसकी स्पीड भी असासिन टाइप हंटर जैसी है। इसके अलावा वह मृत मैजिक बीस्ट्स को भी नियंत्रित कर सकता है। यह सब यकीन से परे है। तभी मिस्टर चोई ने सवाल किया, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं जिन्वू से ज्यादा ताकतवर हूं? रेड्स के दौरान हर हंटर की अलग अलग भूमिका होती है। अगर कोई अकेला किसी हाई रैंकिंग गेट में जाए तो क्या वह उसे क्लियर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, चोई ने जवाब दिया। इस पर हंटर चोई हंसा और बोला, यह तो काफी शर्मनाक है, खासकर जब लोग मुझे अल्टीमेट हंटर कहते हैं। कहन कुछ बोलने ही वाला था कि चोई ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे सब पता है और मैं उसे अपने गिल्ड में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद जिन्वू जिनों से मिलने चला जाता है, जहां दोनों गिल्ड से जुड़ी चर्चाएं कर रहे थे। इसी बीच मीडिया में हलचल मच चुकी थी। रिपोर्टर्स मशहूर एक्टर ली मिन संग की चर्चा कर रहे थे, जिसने हाल ही में अपनी शक्तियों को अवेक किया था। ली उस भीड़ से थोड़ी दूरी पर अपनी कार में बैठा था। जैसे ही उसने अपनी ओर बढ़ता अटेंशन देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मिस्टर चोई और बाइक हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं। मीडिया को लगता है कि वे ली मिन संग को अपने गिल्ड में भर्ती करने आए हैं, लेकिन बाइक को तो यह भी नहीं पता था कि ली मिन संग आखिर है कौन। वह मीडिया की ओर मुड़कर कहता है, हम यहाँ इस तरह की फालतू चीजों के लिए नहीं आए हैं, ये कोई इंटरेस्टिंग खबर नहीं है। मीडिया रिपोर्टर्स निराश होकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद
चोई और बाइक आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि दोनों ही जिन्वू को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते थे। इसी दौरान फीन गिल्ड का गिल्ड मास्टर वहां आ जाता है और पूछता है, कहीं तुम दोनों ली मिन संग को लेकर तो बहस नहीं कर रहे? यह सुनते ही चोई और बाइक एक साथ बोल उठते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ली मिन संग है या कोई और। इसी बीच जिन्वू भी वहां पहुंच जाता है। भीड़ देखकर वह थोड़ा भ्रमित हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्हा के स्कूल में सभी लड़कियां टीवी स्क्रीन से चिपकी हुई हैं क्योंकि हर जगह ली मिन संग की खबरें चल रही थीं। इधर ली मिन संग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। वह अपने पहले से लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़कर बोलता है, मेरी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, इसीलिए मैं अब एक हंटर बनने जा रहा हूं और फीन गिल्ड को ज्वाइन करूंगा। मीडिया तुरंत सवाल करने लगती है, तो क्या आप अब एक्टिंग छोड़ रहे हैं और क्या आपने अपना हंटर रैंक चेक करवाया? ली मिन संग मुस्कुराते हुए सोचने लगता है, अरे बेवकूफों, मुझे पहले से ही पता था कि मैं ई रैंक का हंटर हूं। वैसे भी फीन गिल्ड से मेरा सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद मैं फिर से अपनी एक्टिंग में वापसी करूंगा। तब तक मेरी पुरानी हरकतें भी सब लोग भूल चुके होंगे। वह सबके सामने फिर से कहता है, रैंक चाहे जो भी हो, मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हूं। उसी समय जिन्वू एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है, लेकिन ली के बॉडीगार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती तुम अंदर नहीं जा सकते। गार्ड्स में से एक कहता है। तभी गोगन ही वहां आ जाता है। ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम होते कौन हो इसका रास्ता रोकने वाले? गो गार्ड्स पर गुस्सा दिखाते हुए कहता है। वह आगे कहता है, मैंने पहले ही मना किया था कि यहाँ 1 घंटे तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। इसके बाद वह जिन्वू को अंदर ले जाता है। इस घटना के बाद मीडिया का ध्यान पूरी तरह ली मिन संग से हटकर उस शख्स पर चला जाता है जिसे खुद प्रेसिडेंट गो लेने आए थे। ली मिन संग किसी भी तरह अपने रीअसेसमेंट के लिए बिल्डिंग के अंदर जाना चाहता है, लेकिन उसे रोका जाता है। अंदर पहले से ही एक रीअसेसमेंट चल रहा है, तुम्हें उसके बाद ही जाना होगा, एक एसोसिएशन अधिकारी कहता है। ली चिढ़कर जवाब देता है, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी नौकरी छीन सकता हूं। लेकिन वो बिना घबराए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने कोई हंगामा खड़ा किया तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इधर प्रेसिडेंट गोगन ही जिन्वू को रीअसेसमेंट रूम में लेकर जाते हैं, जहां पहले से ही चोई और बाइक मौजूद होते हैं। जैसे ही रीअसेसमेंट रूम में पहुंचते हैं, जिन्वू को उसकी पावर दिखाने के लिए कहा जाता है। जिन्वू अपनी शक्तियों का एक छोटा सा प्रदर्शन करता है और केवल एक सोल्जर को समन करता है, लेकिन प्रेसिडेंट गो जानते थे कि वह अपनी असली शक्ति छुपा रहा है क्योंकि उन्हें पहले ही जिन्वू की सारी रिपोर्ट्स मिल चुकी थी। तभी जिन्वू कहता है, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, मुझे अपनी पावर दिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद जिन्वू अपनी पूरी आर्मी को समन कर देता है और कहता है, इनके अलावा मैं 100 और आर्मी भी बुला सकता हूं। यह देखकर प्रेसिडेंट गो दंग रह जाते हैं। कमरे के बाहर खड़े चोई और बाइक भी इस ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। उन्हें समझ आने लगता है कि शायद जिन्वू उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। कुछ ही पलों में रीअसेसमेंट प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जिन्वू को आधिकारिक रूप से एस रैंक हंटर का लाइसेंस मिल जाता है। अब इस लाइसेंस के साथ वह फेयर ऑफ एवरेस्ट को बिना किसी शक के बेच सकता था। वह इन पैसों से नए आर्मर और वेपन खरीदने का मन बना चुका था ताकि जल्दी से डी रैंक के कासल को क्लियर कर सके और अपनी मां का इलाज करा सके। हंटर एसोसिएशन से बाहर निकलते समय जिन्वू को एहसास होता है कि बाइक और चोई बाहर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों उसे अपने अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते थे, लेकिन जिन्वू बिना उन पर ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह एसोसिएशन का दरवाजा खोलता है, अचानक कैमरों के शटर की आवाज चारों तरफ गूंज उठती है। पूरी मीडिया उसकी तस्वीरें लेने में लगी थी। सांगी, जो उस समय टीवी देख रही थी, न्यूज चैनल पर यह देखकर दंग रह जाती है। वह झट से जिन्हा को दिखाती है। जिन्हा भी यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसका भाई अब टॉप रैंक हंटर बन चुका था। जिन्वू के पुराने हंटिंग साथियों को भी इस खबर का पता चल जाता है। हर कोई चौंक गया था कि वही जिन्वू जिसे लोग कमजोर समझते थे अब एस रैंक हंटर बन गया है। उधर हंटर एसोसिएशन में ली मिन संग की मौजूदगी अब मीडिया के लिए कोई काम की नहीं थी। उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। पूरी मीडिया का ध्यान अब जिन्वू पर था। दूसरी ओर यू जिन्हू अपने पिता से मिलने आता है। वह उन्हें बताता है कि वह जिन्वू को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए मना नहीं पाया। यहीं से कहानी अतीत में जाती है। हम देखते हैं कि जब जिन्हों ने जिन्वू को अपने गिल्ड में ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया था तो जिन्वू ने साफ मना कर दिया था, अगर मैं किसी गिल्ड में शामिल हो गया तो मेरी प्रगति धीमी हो जाएगी। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? जिन्हों ने पूछा। जिन्वू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम सच में मेरा साथ देना चाहते हो तो मुझे ज्वाइन करो। वर्तमान में लौटते हैं। जिन्हों के पिता गुस्से में थे। मैंने तुम्हारी जिद पर तुम्हें गिल्ड की जिम्मेदारी दी थी और अब तुम कह रहे हो कि तुम असफल हो गए। पहले तुम्हारे बड़े भाई को यह जिम्मेदारी दे सकता था, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और अब तुम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह सुनकर जिन्हों अपने और जिन्वू के साथ बिताए गए वक्त को याद करने लगता है। अंत में वह अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ जिन्वू के साथ ही रहूंगा। इस बीच हंटर एसोसिएशन में बाइक जिन्वू से कहता है, हम तुम्हें सुरक्षित तरीके से यहां से बाहर निकाल सकते हैं, हमारे साथ चलो। लेकिन जिन्वू बिना किसी परवाह के कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह एक झटके में गायब हो जाता है और सेकंडों में मीडिया वालों के ठीक पीछे पहुंच जाता है।
यह देखकर चोई पूरी तरह से दंग रह जाता है। एक मेज होने के बावजूद ये फिजिकली इतना ज्यादा तेज कैसे है? बाइक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरी आंखें इसे देख नहीं कर पाई। पिछली बार जब मैं इससे मिला था तब भी यह इतना ताकतवर नहीं था। अब दोनों को एहसास हो चुका था, जिनवू अब पहले जैसा नहीं रहा। जिनवू एक ऑक्शन हाउस में जाता है जहां वह ऐसा आर्मर तलाश रहा था जो फायर बेस्ड अटैक से उसकी सुरक्षा कर सके। सेल्समैन उसे कुछ क्लोक और अन्य आइटम्स दिखाता है। कीमतें उसकी क्वालिटी के हिसाब से तो ठीक थीं, लेकिन जिनवू के लिए वे काफी महंगी थीं। लेकिन प्राइस फिक्स्ड होने के कारण इसमें किसी भी तरह का डिस्काउंट संभव नहीं था। तभी फिर वह सेल्समैन हंसते हुए बोलता है, पर अगर आप बिना किसी वेपन के इस ग्लास को तोड़ दें तो ये सब चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। जिनवू यह सुनकर चौंक जाता है। वह ग्लास को पंच करने के लिए तैयार होता है। तभी सेल्समैन घबरा जाता है। रुकिए सर, मैं तो मजाक कर रहा था। ये ग्लास इतना मजबूत है कि अगर ये हल्का सा वाइब्रेट भी हुआ तो अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। जिनवू मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींच लेता है। ठीक है, मेरी गलती थी। अब वह कुछ वेपन्स देखना चाहता था, इसीलिए वेपन स्पेशलिस्ट के साथ अंदर चला जाता है। लेकिन तभी सेल्समैन की नजर उस ग्लास पर पड़ती है। ग्लास में एक महीन सा क्रैक आ चुका था। सेल्समैन हक्का बक्का रह जाता है। जिनवू एक वेपन को देखता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, जबकि वह कसाका फेंक जितना मजबूत लग रहा था। इसी बीच जिनवू अपना एक वेपन दिखाता है और उसका प्राइस पूछता है, जिस पर स्टाफ कहता है कि ये तो बहुत ही शानदार है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कीमत 100 मिलियन से जरा सा भी कम होगा। यह सुनकर जिनवू चौंक जाता है, क्योंकि जिनवू अपनी शॉप से इसे सिर्फ 2.8 मिलियन गोल्ड में खरीदा था। अब उसे एहसास होता है कि उसकी शॉप से खरीदी गई आइटम्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। शायद अब स्फेयर ऑफ एवरेस्ट को बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने मन में सोचा। दूसरी ओर बाइक वाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर में बैठा सिर्फ जिनवू के बारे में सोच रहा था। उसकी अवेकनिंग का तो काफी वक्त हो गया है, अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। कहीं वह ऐसा हंटर तो नहीं जो समय के साथ और ज्यादा ताकतवर होता जाए। अगली सुबह जिना खिड़की के बाहर देखती है। अच्छा, अब कोई रिपोर्टर नहीं दिख रहा, यानी अब मैं आराम से स्कूल जा सकती हूँ। जिनवू को अंदाजा था कि यह सब एसोसिएशन ने किया होगा। अगर तुम्हें टीवी पर आना है तो आओ, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो। फिर वह जिन्हा से कहता है, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिन्हा तुरंत पूछती है, कहाँ और किसके साथ? तभी जिन्हो वहां आ जाता है। जिनवू झट से उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं 1 हफ्ते के लिए जिन्हो के साथ काम करने जा रहा हूँ। जिन्हो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जिनवू के इशारे से समझ जाता है कि उसे क्या कहना है। रात में जिनवू के ही रूम में सो रहा होता है। हालांकि अब सबको पता चल गया है कि जिनवू एस रैंक हंटर है, इसीलिए अब वो ज्यादा केयरफुल रहने का फैसला करता है। जिनवू अपनी बहन जिन्हा की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाता है। वह तुरंत टस्क बॉडीगार्ड को समन करता है, जहां जिनवू देखता है कि टस्क के बॉडीगार्ड तो 4 थे, लेकिन अब यहां पर 3 ही हैं। गार्ड्स उसे इशारे से बताते हैं कि लड़ाई के दौरान ही पहले वाले गार्ड को मारकर छत पर लटका दिया गया था, जिससे उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं हो सका। जिनवू सोचता है कि मैं आखिर भूल कैसे गया। खैर, जो भी हो, ये 3 ही काफी है। जिनवू गार्ड्स को आदेश देता है, मेरी बहन की सुरक्षा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। गार्ड्स उसकी शैडो में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद जिनवू छत पर जाता है और अपने शैडो सोल्जर्स को पूरे एरिया की पेट्रोलिंग करने का आदेश देता है, ताकि उसकी बहन पूरी तरह सुरक्षित रहे। वहीं दूसरी ओर एक एंट मॉन्स्टर उड़ता हुआ कहीं जाता दिखाई देता है। अगले दिन जिनवू जिन्हो के साथ वहां से रवाना हो जाता है। बॉस, आप उस टावर में क्यों जा रहे हैं? मैं वहां 1 हफ्ते तक ट्रेनिंग करने वाला हूं। लेकिन आप तो पहले ही एस रैंक हंटर हैं, आपको और ताकतवर बनने की क्या जरूरत है? जिनवू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि और ताकतवर बनने में कोई बुराई है। इसके बाद जिनवू डिमन टावर में प्रवेश करता है। वह विंड बेस्ड रोब और वाटर बेस्ड रिंग पहन लेता है, जिससे उसकी सुरक्षा और क्षमता दोनों बढ़ जाती हैं। तभी उसे एक नया क्वेस्ट मिलता है, जिसमें डिमन मोनार्क बैरन को हराने के लिए कहा जाता है। यह टावर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर था। इनाम में शैडो एक्सचेंज के लिए एक रेयर स्टोन 30 एबिलिटी पॉइंट्स। जिनवू तुरंत 76वें फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी बीच डंजन के बाहर जिन्हों के माता पिता उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन तभी वे अचानक बेहोश हो जाते हैं। इधर डेमन कैसल के भीतर जिनवू के सामने एक विशाल बॉस मॉन्स्टर खड़ा था, लेकिन उससे खुद लड़ने के बजाय जिनवू टस्क को आदेश देता है। टस्क स्फेयर को पकड़ता है और एक जबरदस्त फायर स्पेल से हमला करता है। यह अटैक इतना शक्तिशाली था कि उस मॉन्स्टर के केवल पैर ही बचे रह जाते हैं। जिनवू सोचता है, यह तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। इसके बाद हम जिन्हो के पिता को अस्पताल में देखते हैं, जहां उनकी मां उन्हें बताती हैं कि जिन्हो उनसे मिलने आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह अत्यधिक काम की वजह से थक गए हैं। फ्लैशबैक में डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें इटर्नल स्लंबर नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें मरीज को अत्यधिक नींद आने लगती है और धीरे धीरे वह हमेशा के लिए सो जाता है। यही बीमारी जिनवू की मां को भी थी। यह दुर्लभ बीमारी तब होती है जब किसी की मैजिकल रेजिस्टेंस कम हो और वह ऐसे एरिया में रहे जहां मैजिकल एनर्जी अधिक हो। डॉक्टर के पूछने पर जिन्हो के पिता बताते हैं कि उनका बेटा एक हंटर है,
लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अभी तक इसका सटीक कारण पता नहीं चल सका है। इस बीच जिन्हो के पिता को लगता है कि इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद हम कंट्री बॉर्डर पर 2 हंटर्स को गश्त करते हुए देखते हैं, जहां एक एंट बीस्ट खड़ा होता है और वो लोग उसे देखकर हैरान हो रहा होता है। वहीं डेमन कैसल के भीतर जिन्वू लगातार मॉन्स्टर्स को हराकर अपने लेवल को तेजी से बढ़ा रहा था। उसने अपनी सेना को 6 अलग अलग टीमों में बांट दिया था, जिनके पास केवल 2 आदेश थे, जो भी दुश्मन सामने आए उसे खत्म कर दें और यदि कोई परमिट दिखाई दे तो तुरंत सूचित करें। शुरुआत में यह रणनीति बेहद सफल रही, लेकिन जैसे ही जिन्वू 80वें फ्लोर पर पहुंचा, उसकी प्रगति धीमी हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका एमपी तेजी से घट रहा है। इसका मतलब था कि कोई लगातार उसकी सेना को समाप्त कर रहा है। जब उसने जांच की तो पाया कि यह उसकी हाई ऑनर टीम थी। यह कैसे संभव है? वह सोचने लगा, मेरी पूरी टीम को इतनी बेरहमी से कोई हरा कैसे सकता है? चिंतित होकर वह अपने गार्ड्स को बुलाकर वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि टीम बी भी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। दुश्मन बेहद शक्तिशाली था। अचानक और उसकी टीम आइस बेयर ग्रुप पर हमला कर देते हैं और उसके सैनिक उन बर्फीले भालुओं को इतनी तेजी से काटते हैं जैसे वे मक्खन हो। जिन्वू स्टेल्थ मोड का उपयोग करके यह सब छुपकर देखता रहता है। फिर वह अपने सोल्जर्स को वापस बुलाकर स्टेल्थ स्किल को निष्क्रिय कर देता है। तभी एक नाइट उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वू केवल एक ही किक में उसे क्षेत्र के दूसरे छोर पर उड़ा देता है। इसके बाद 2 और डेमन नाइट्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें भी आसानी से हरा देता है। अब केवल उनका लीडर बचा था। जैसे ही जिन्वू उसकी ओर बढ़ता है, वह डर कर पीछे हटने लगती है। क्या मैजिक बीस्ट्स को भी डर लगता है? जिन्वू मन ही मन सोचता है, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे इस सवाल का जवाब मिल गया है। फिर वह नाइट कमांडर से भिड़ जाता है। वह आसानी से उसके सभी हमलों को चकमा देता है और एक अवसर मिलते ही उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन तभी वह सरेंडर कर देती है। उसकी आवाज सुनकर जिन्वू को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वह उसका मास्क हटाता है तो देखता है कि वह एक डेमन गर्ल है। वह डर के मारे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। पहले तुमने मुझ पर हमला किया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वो भी तब जब तुम्हारे एक भी लोग जिंदा नहीं बचे हैं। जिन्वू सख्त लहजे में कहता है। वह कांपते हुए जवाब देती है, मैंने तुम्हारे साथियों को मारा है, लेकिन नाइट्स का काम अपने लॉर्ड की सेवा करना होता है। जब तक मैं जिंदा हूं वो खुश रहेंगे। जिन्वू उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं है और वहां से जाने लगता है। जैसे ही वह मुड़ता है, लड़की अचानक हंस पड़ती है और झट से अपना डैगर निकालकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन टस्क बीच में आ जाता है और हमले को रोक देता है। लड़की झटपट कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिन्वू उसे घूरते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे इस फ्लोर के परमिट की लोकेशन बता सकती हो? वह जवाब देती है, मैं तुम्हें इस फ्लोर के परमिट की लोकेशन बता सकती हूँ, लेकिन ये मेरे फैमिली के पास है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऊपर के लेवल्स के परमिट्स का भी पता है मुझे, लेकिन बदले में तुम मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगे। जिन्वू उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेता है और कहता है, तो तुमने परमिट छुपा रखे थे, तभी मुझे वो नहीं मिल रहे थे। वह सोचता है, फिर कहता है, पर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? डर के मारे लड़की हैरान हो रही होती है और कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। जिस पर जिन्वू पूछता है, वैसे तुम कौन हो? लड़की कहती है, मेरा नाम इसिल है, मैं राधीरू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूं। जिन्वू को सिस्टम के बारे में और जानकारी चाहिए थी, इसीलिए वह आगे पूछता है, क्या तुम्हें भी कोई आवाजें सुनाई देती हैं जो तुम्हें इंसानों को मारने के लिए कहती हैं? इसिल कहती है, नहीं, हमें बस अपने क्षेत्र की रक्षा करने की आवाज सुनाई देती है। यह तब से हो रहा है जब से हम यहाँ आए हैं। जब से आए हो? जिन्वू चौंक जाता है। तो इससे पहले तुम कहाँ थे? इसिल धीमे स्वर में कहती है, हम डेमन रियल्म में थे। एक दिन जब हमारी आंखें खुली तो हम यहाँ आ गए। डेमन रियल्म में क्या कर रहे थे तुम लोग? जैसे ही इसिल जवाब देने लगती है, अचानक उसकी बॉडी कांपने लगती है और सिस्टम उस पर नियंत्रण कर लेता है। हम एक युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे, एक ऐसे दुश्मन से जो इतना शक्तिशाली था कि उससे लड़ने के लिए सभी डेमन्स को एकजुट होना पड़ा। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। अचानक सिस्टम में गड़बड़ी होती है। यह जानकारी प्रतिबंधित है, इसे बताया नहीं जा सकता। यह जानकारी प्रतिबंधित है, अब वार्तालाप समाप्त किया जाएगा। सिस्टम का नियंत्रण हटते ही इसिल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जिन्वू उसे देखकर सोचता है, लगता है इससे और ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता। दूसरी तरफ हम एक विशाल एंट को देखते हैं जो एक द्वीप पर कहर बरपा रही थी। वह लोगों को मारकर खा रही थी। इस घटना की रिपोर्ट प्रेसिडेंट गो और अन्य अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। एक अकेली चींटी ने 200 लोगों की जान ले ली। प्रेसिडेंट गो चौंक जाता है। टोटल 108 हंटर्स उसे रोकने के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 6 मारे गए। आखिरकार एक ए रैंक हंटर ने उसे खत्म किया। अगर एक अकेली चींटी इतनी ताकतवर है तो पूरी कॉलोनी कितनी खतरनाक होगी। यह हमला एक ऐसे द्वीप पर हुआ था जो जेजू आइलैंड से 120 किमी दूर था। अगर उनकी उड़ने की क्षमता बढ़ गई तो वे जल्द ही कोरिया तक पहुंच सकते थे। जिस पर गो गणही कहते हैं कि तुरंत जापान से सहायता मांगो और पड़ोसी देशों को सतर्क कर दो। फिर प्रेसिडेंट सख्त लहजे में कहते हैं, हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर मैं जेजू आइलैंड पर चौथी रेड मिशन का आदेश देता हूं। उधर डंजन में टस्क इसिल को उठाकर ले जा रहा था।
उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वह अचानक बेहोश कैसे हो गई। कुछ देर चलने के बाद वे राधीरू फैमिली के कासल तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, फैमिली का लीडर इसले का पिता डर से कांप उठता है। तुम ये क्या कर रही हो? ये किसे ले आई? उसकी नजर जिन्वू के शैडो पर पड़ती है जहां अनगिनत सोल्जर्स खड़े थे। वो कहते हैं, जरूर तुमने मेरी बेटी को बहला फुसला लिया है। जिन्वू के चारों ओर अचानक सैनिकों का घेरा बन जाता है। तुम्हारी बेटी से मैंने वादा किया है। जिन्वू शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है, जब तक मुझे परमिट मिल जाता है मैं तुम्हें या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राधीरू फैमिली का मुखिया गहरी सांस लेता है। इसने वल्कन और मेट्सो को हराया है, हम इससे जीत नहीं सकते। आखिरकार वह 81वें फ्लोर का परमिट जिन्वू को सौंप देता है, लेकिन जिन्वू इसे लेने के बाद कहता है, मुझे एक और चीज की जरूरत है। दरअसल मुझे तुम्हारी बेटी भी चाहिए। यह सुनकर वह क्रोध से उबल पड़ता है। उसे लग रहा था कि जिन्वू के इरादे सही नहीं है। नहीं, मेरा मतलब वैसे नहीं था। जिन्वू तुरंत सफाई देता है, मुझे इसकी गाइड के तौर पर जरूरत है। इसे हर फ्लोर के परमिट्स की लोकेशन पता है। लेकिन राधीरू फैमिली का मुखिया अपनी बेटी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। जिन्वू उसे करता है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बेटी को सुरक्षित रखूंगा। आखिरकार वह मान जाता है और जिन्वू एसल के साथ अगले फ्लोर की ओर बढ़ जाता है। कोरिया में इसी दौरान जापान से एक गिल्ड मास्टर कोरिया पहुंच चुका था। वह उस एंट की बॉडी के टेस्ट को देख रहा था जिसने भारी तबाही मचाई थी। डंजन में जिन्वू ने डेमन नाइट्स एंड डेमन नोबल्स को हराकर 90वें फ्लोर का परमिट हासिल कर लिया था। इग्रिश और टैंक अब अपनी ताकत में इतनी वृद्धि कर चुके थे कि वे एस रैंक और ए रैंक के बराबर हो गए थे। इससेल गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, इतनी सारी नेगोशिएशन के लिए मैं सामान लेकर आई थी, पर सब बेकार हो गया। जिन्वू उसकी ओर देखता है, अब तुम इन्हें लेकर वापस जा सकती हो। लेकिन इससेल उसे चेतावनी देती है, इसके ऊपर के फ्लोर हाई रैंकिंग नोबल्स के नियंत्रण में हैं। वे पहले से कहीं अधिक ताकतवर हैं। उनसे सीधे लड़ाई करने के बजाय बातचीत करके परमिट लेना ज्यादा समझदारी होगी। जिन्वू जवाब देता है, अगर मैं तुमसे कमजोर होता तो क्या तुम मुझसे बातचीत करती? सिल चुप हो जाती है। यहाँ चीजें ऐसे ही चलती हैं। जिन्वू आगे कहता है, तुम भी तो बाकी डेमन नोबल्स के साथ रैंकिंग के लिए कम्पीटिव कर रही हो, है ना? फिर जिन्वू कहता है, सबसे पहले मुझे रेडिश फैमिली को टॉप पर पहुंचाना है। इसल हंसती है और कहती है, रेडिश नहीं, राधीरू है। और एक और बात, आपने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? जिन्वू उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। इसल हैरानी से उसकी ओर देखती है। वहीं जिन्वू सोच रहा था, पहले जिन हो और अब ये, लगता है मेरे साथ सिर्फ बेवकूफ लोग ही आएंगे। जिन्वू उसकी ओर देखता है, फिर कहता है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, अब इसके आगे मैं खुद संभाल लूंगा। मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। इसली गंभीर स्वर में कहती है, देखना चाहती हूँ कि तुम अपनी ताकत से क्या क्या हासिल कर सकते हो। जिन्वू कुछ क्षण सोचता है और फिर सहमति में सिर हिला देता है। 19वें फ्लोर के बाद जैसे ही वे 19 फ्लोर को पार करते हैं, लेवल की कठिनाई अचानक कई गुना बढ़ जाता है। मॉन्स्टर्स की संख्या और ताकत पिछले स्तरों की तुलना में कहीं अधिक थी, लेकिन जिन्वू को एलिक्सिर ऑफ लाइफ पाने के लिए आगे बढ़ते रहना था। लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार वह 100वें फ्लोर तक पहुंच जाता है, लेकिन पूरा इलाका खाली नजर आ रहा था। तभी अचानक एक चीज तेजी से उनकी ओर उड़ती है। जिन्वू और इसल देखते हैं, वह एक वाइवर्न था और उसके ऊपर खड़ा था डेमन लॉर्ड बैरन। जिन्वू की नजर उसके नाम पर पड़ती है, जो लाल रंग में चमक रहा था। मतलब ये मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। साथ ही बैरन की प्रेजेंस से इसल कांपने लगती है। हवा में लड़ना मुश्किल होगा, सबसे पहले मुझे इस ड्रैगन को मारना होगा। लेकिन इससे पहले कि जिन्वू कोई कदम उठाता, बैरन अपनी तलवार घुमाता है और कई सारे गेट्स खोल देता है। उन गेट से अनगिनत डेमन बाहर आने लगते हैं। जिन्वू के सामने लगातार बहुत सारे नोटिफिकेशन पैनल्स दिखने लगते हैं। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। धीरे धीरे हजारों डेमन्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। जिन्वू जानता था कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। मोनार्क्स डोमेन एक्टिवेट। अगले ही क्षण उसके शैडो सोल्जर्स उभर आते हैं और डेमन्स के खिलाफ युद्ध छिड़ जाता है। टस्क अपने एक ही फ्लेम अटैक से सैकड़ों डेमन्स को जला देता है। इससे उसकी ताकत देखकर चौंक जाती है। अब तक इसने इस तरह से लड़ाई नहीं की थी, पर एक सवाल उसके मन में घूम रहा था, मुझे किसका साथ देना चाहिए? बैरन इस जगह का शासक था, लेकिन जिन्वू एक अजनबी था, एक आक्रमणकारी। क्या मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए? बैरन ने एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक स्पेल को चार्ज किया और सीधे आसमान की ओर दाग दिया। अचानक ही घने काले बादलों से जमीन पर बिजली गिरने लगी। उनमें से एक बिजली ईसल को चपेट में लेने ही वाली थी, लेकिन तभी जिन्वू तेजी से आकर उसे बचा लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आर्मी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिन्वू ने खुद से कहा। उसने तुरंत अपने स्टेल्थ और डैश स्किल को एक्टिव किया और बैरन की ओर तेजी से बढ़ने लगा, मगर स्टेल्थ के बावजूद बैरन ने उसे तुरंत भांप लिया। जिन्वू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन के पंखों को काटने की कोशिश की, लेकिन बैरन की सतर्कता के चलते वह असफल रहा। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, बैरन ने उसे जमीन पर पटक दिया और एक और घातक लाइटनिंग अटैक उसकी ओर भेजा। अब मुझे अपनी मदद के लिए अपने सोल्जर्स बुलाने होंगे, जिन्वू ने मन ही मन सोचा और तुरंत ही इग्रेस और टस्क को समन किया। इग्रेस ने अपनी तलवार को हवा में उछाला और सीधा ड्रैगन की गर्दन पर वार कर दिया। ड्रैगन की गर्दन धड़ से अलग हो गई, जिससे बैरन जमीन पर उतरने को मजबूर हो गया। आखिर तुम्हें नीचे उतरना ही पड़ा, इतनी देर से ऊपर देखने की वजह से मेरी गर्दन दुखने लगी थी, जिन्वू ने कहा। बैरन गुस्से में दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस बीच
कोरिया में हंटर एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। वहां मौजूद गिल्ड मास्टर गोटो ryuji, जो कि ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड का लीडर था, इस गिल्ड में कुल 11 एस रैंक हंटर्स थे। जापान ने एंट्स की जानकारी के आधार पर एक योजना बनाई थी। एंट्स आमतौर पर ताकतवर लोगों की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हीं पर सबसे पहले हमला करते हैं। उनका जीवन काल केवल 1 वर्ष का होता है, इसीलिए अगर क्वीन एंट को मार दिया जाए तो 1 साल के भीतर उनकी आबादी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। योजना के तहत जापान 10 एस रैंक हंटर्स को इस मिशन पर भेजेगा। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। योजना के अनुसार सभी हंटर्स एंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचकर उन्हें बाहर निकालेंगे, जबकि बाकी का काम क्वीन एंट को खत्म करना होगा। गोटो ryuji कहता है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें हजारों एंट्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनकी असली जिम्मेदारी केवल एंट्स का ध्यान भटकाना है। एआई सिमुलेशन से यह निष्कर्ष निकला है कि यही उनकी सबसे प्रभावी स्ट्रेटजी होगी। उधर डंजन में जिन्वू की जंग अपने चरम पर थी। डीमन की संख्या इतनी अधिक थी कि जिन्वू को मना पोषण पीने तक का समय नहीं मिल रहा था। उसके सैनिक पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन बैरन के शक्तिशाली लाइटनिंग अटैक के आगे टिक पाना मुश्किल हो रहा था। टस्क ने एक जबरदस्त वार से बैरन के हमले को रोक ली। उसी समय इग्रेस और आयरन भी उस पर हमला करता है, लेकिन बैरन ने लाइटनिंग अटैक से आयरन को खत्म कर देता है। इग्रेस जब बैरन के पास पहुंचा तो उसने दोबारा वही अटैक कर दिया और उसे भी खत्म कर देता है। जिन्वू ने खुद बैरन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बैरन की गति और ताकत इतनी अधिक थी कि उसने आसानी से जिन्वू का वार रोक लिया। अगले ही पल बैरन ने उसे दबोच लिया और अपनी तलवार से उसका सिर काटने ही वाला था कि तभी जिन्वू के सैनिकों ने आकर उसे बचा लिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिन्वू ने अपनी दोनों डैगर्स सीधा बैरन के हाथ में घोंप दी। इग्रेस ने भी जिन्वू को फॉलो करते हुए बैरन के दूसरे हाथ में अपनी तलवार उतार दी। टस्क ने भी बैरन को पकड़कर जकड़ लेता है, लेकिन बैरन अपनी पावर की वजह से आयरन और टस्क को फिर से खत्म कर देता है। हालांकि इस जंग में जिन्वू की माना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब मैदान में सिर्फ वह और बैरन बचे थे। इसके बाद बैरन अपने दोनों घातक हथियार समन कर लिए। दोनों के बीच आखिरी और सबसे भीषण लड़ाई शुरू हो गई। उनकी गति इतनी तेज थी कि ईसल उनकी हरकतों को ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। कभी जमीन टूट रही थी तो कभी आसपास की इमारतें भर भराकर गिरने लगीं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में दोनों बराबरी पर थे, लेकिन तभी बैरन ने एक बार फिर से लाइटनिंग अटैक किया। जिन्वू ने पूरी ताकत से उसे ब्लॉक किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके हाथों से दोनों डैगर्स छूट गए। अब बैरन से मुकाबला करने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं बचा था। अब वह बिना किसी हथियार के बैरन का सामना कर रहा था। बैरन ने इस मौके का फायदा उठाया और जिन्वू पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन जिन्वू ने उसकी दोनों कलाई पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि बैरन की ताकत जिन्वू से कहीं ज्यादा थी। वह अपने विशाल जबड़ों से हमला करने ही वाला था कि तभी इसल ने अपना हथियार बैरन की ओर फेंक दिया। बैरन का ध्यान भटक गया और जिन्वू को ठीक इसी क्षण की तलाश थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और रूलर्स हैंड का उपयोग करते हुए बैरन के दोनों हाथ जड़ से उखाड़ फेंके। बैरन दर्द से चीख उठा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। गुस्से से आग बबूला होकर उसने एक आखिरी बार लाइटनिंग अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जिन्वू ने उसके जबड़े पर इतनी जोरदार पंच मारी कि उसका सिर धड़ से अलग होकर आसमान में उछल गया और वहां जाकर फट गया। विस्फोट से पूरा आकाश कांप उठा और उसी क्षण जिन्वू को नोटिफिकेशन मिली, तुमने डेमन मोनार्क बैरन को हरा दिया है। इसके साथ ही उसे बैरन की सोल भी प्राप्त हो गई। बैरन की मौत के साथ ही आकाश साफ हो गया और उसने जो गेट समन किए थे वे सभी डेमन के साथ विलुप्त हो गए। जिन्वू थकाकर जमीन पर बैठ गया और इसल से कहा, जाओ अपने पिता को बता दो कि अब से रेडिसू फैमिली इस जगह की नई शासक है। यह सुनकर इसल भावुक हो गई और बोली, जिन्वू समा रेडिसू नहीं राधिरु है।